स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जबरदस्त एक्शन आपको बाजार में बनते हुए दिख रहा है। एक बार फिर से नए शिखर पर बाजार आपको दिखेंगे। निफ्टी सारी ग्लोबल वीकनेस को नकारता हुआ जबरदस्त एक्शन में आ रहा है और हमारे बाजारों को देखकर ग्लोबल बाजारों का भी मूड आपको सुधरते हुए दिख रहा है। तो नए रिकॉर्ड्स पर है निफ्टी, अब 18,700 की तरफ बनाई हुई है नजर। क्या करना है इस बाजार में आपको, कौन से स्टॉक्स लाएंगे रंग और कहां बनेगी स्ट्रैटेजी, आइए जानते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ने के लिए तैयार है। उससे पहले इस समय की जो बड़ी बातें हैं उस पर डालते हैं नजर। 18,678 अब ये बन गया है आपके लिए निफ्टी का नया रिकॉर्ड। कल थोड़ा धीमी गति के साथ बाजार ऊपर गया था, पर आज आप देख रहे हैं और जबरदस्त एक्शन बन रहा है और नए रिकॉर्ड छूते हुए दिख रहा है। सेंसेक्स में भी 62,887 का नया रिकॉर्ड बना है। तो निफ्टी सेंसेक्स एक बार फिर से रिकॉर्ड ऊंचाई पर। बैंक निफ्टी 2-3 दिनों से कंसोलिडेशन के मूड में था, बट आज भी 250 अंकों का योगदान आपको बैंक निफ्टी से आते हुए दिख रहा है। कोई परेशानी नहीं है, बट आज कमान संभाली है बाजार में एफएमसीजी शेयरों में। सुबह कोई ऐसे बड़े संकेत नहीं आ रहे थे एफएमसीजी के पे, बट उसके बाद जो ब्रेकआउट आया है, जबरदस्त एक्शन में आपको पूरा का पूरा एफएमसीजी सेक्टर दिख रहा है। मेटल से सहारा मिल रहा है, आईटी, फार्मा और कुछ फाइनेंशियल स्टॉक्स भी आपको एक्शन में बनते हुए दिखेंगे। मिड कैप्स, रियल एस्टेट, पीएसयू और ऑटो इंडेक्स, यहां पर आपको सुस्ती छाई हुई, गिरावट नहीं है, थोड़ी सुस्ती में है, बट यूरोप के बाजार और साथ ही डाउ फ्यूचर्स ये भी आपको एक्शन में बनते हुए दिख रहे हैं। अब करीब 100 अंकों पर डाउ फ्यूचर्स है, यूरोप में भी अच्छी तेजी बन रही है। तो ग्लोबल बाजार हमारा मूड माहौल देखकर सुधरते हुए दिख रहे हैं। हमारे बाजार तो ऑलरेडी बढ़िया मूड में है, सेंचुरी लगाई हुई है इस समय निफ्टी ने। यहां से कैसी रहेगी चाल, उस पर है फोकस। भरपूर स्टॉक आइडियाज, ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस लेकर हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ने के लिए तैयार। आइए उससे पहले आपको बता देते हैं कि आज की बड़ी खबरें कौन सी हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर एक्शन में दिख रहे हैं, और साथ ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स आने वाले दिनों के बाजार के लिए। नुपुर और अरमान है मेरे साथ तैयार। नुपुर, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स कौन से हैं बाजार? गुड आफ्टरनून। सबसे पहले ग्लोबल से जो आज यूएसए कंज्यूमर कॉन्फ्रेंस के डिटेल आने वाले, वहाँ पे बाजार की नजर रहेगी और मूड माहौल काफी बढ़िया है ग्लोबल में भी, तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। कल की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कल का दिन, क्योंकि भारत में जो Q2 का जीडीपी डेटा है वो आते दिखेगा। वहाँ पे एक बाजार की नजर रहने वाली। एमएससीआई के जो चेंजेस है वो कल से एप्लीकेबल हो जाएंगे। एनुअल इंडेक्स रिव्यू जो होता है वो कल से एप्लीकेबल हो जाएगा। केपीआई ग्रीन की बोर्ड बैठक है कल बोनस इशू को लेकर, तो ये स्टॉक भी कल फोकस में रहने वाला है। आईपीओ की बात करें तो 2 आईपीओ का रडार पर है फिलहाल। धर्मराज कॉर्प का कल आईपीओ बंद हो जाएगा, करीबन 251 करोड़ की इसकी साइज है। और यूनिपार्ट्स इंडिया का कल आईपीओ खुलता हुआ दिखेगा, जिसकी साइज करीबन 835 करोड़ के आसपास की है। जीडीपी की सीजन है तो ग्लोबल से भी यूएस का Q3 का जीडीपी डेटा आएगा कल, और फेड चेयरमैन की तरफ से जो भी बयान आता है इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक आउटलुक पर, उस पर बाजार की नजर रहने वाली। यूरोप से सीपीआई का डेटा आएगा नवंबर का, और ईसीबी की जो नॉन मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग्स है उसके मिनट्स भी आते दिखेंगे, तो दोनों पे बाजार की नजर रहने वाली है। थर्सडे की बात करें तो ईवी टेस्टिंग नियम का जो पहला फेज है वो लागू हो जाएगा, तो यहाँ एक ऑटो स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। ओबेरॉय रियल्टी देखे तो उसकी ईजीएम है। केयर रेटिंग्स भी फोकस में रहने वाला है, क्योंकि बायबैक जो कंपनी का अभी ऑन प्रोसेस है वो बंद हो जाएगा। ईजमाई ट्रिप की बोर्ड बैठक है एक्विजिशन को लेकर, और काफी मोमेंटम भी रहा है इस स्टॉक में, तो यहाँ नजर रहेगी। और कॉस्मो फर्स्ट की बात करें तो बोर्ड बैठक है यहाँ पे बायबैक को लेकर, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स आने वाले दिनों के लिए तो है रेडार पर, बट आज कुछ इंपॉर्टेंट खबरें भी हैं, स्टॉक्स में भी एक्शन दिख रहा है। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं इसके बारे में। सबसे पहले ब्रिटानिया पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि उन्होंने फ्रांस की एक जो कंपनी है उनके साथ एक जेवी का करार किया है। इनकी जो सब्सिडरी है बीडीपीएल, ब्रिटानिया डेयरी प्राइवेट लिमिटेड में जो 49% हिस्सेदारी है वो लगभग 260 करोड़ में बेची जाएगी। ग्लेंड फार्मा पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आती हुई दिखी है कि फॉजियन फार्मा जो अपनी हिस्सेदारी है वो मार्केट में बेच सकती है। और अगर आप देखेंगे इनकी जो कुल हिस्सेदारी है कंपनी में वो लगभग 58% के आसपास की है, और बताया जा रहा है कि लगभग $350 करोड़ या लगभग 28,000 करोड़ में जो है ये हिस्सेदारी है जो बेची जा सकती है। लुपिन पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूएस में इन्होंने एक इनहेलेशन सॉल्यूशन जो है वो लॉन्च किया है, और इस इनहेलेशन सॉल्यूशन का जो काम होता है वो सांस से जुड़ी बीमारियों के इलाज के लिए जो है इसका दवा का इस्तेमाल किया जाता है। आरसीएफ जो कि डिविडेंड के लिए बहुत भटकती है, और यहाँ पर खबर आती हुई दिखी कि 1.6 रुपए प्रति शेयर का जो है इन्होंने डिविडेंड का ऐलान किया है। टेक महिंद्रा एक्जिटा के साथ इन्होंने एक जो है करार का ऐलान किया है, और इसका जो करार है वो करार इसलिए किया गया है क्योंकि 5G सॉल्यूशन विकसित करने के लिए जो है ये करार किया गया है। नेस्ले पर आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि रॉयटर्स के हवाले से खबर आती हुई दिखी है कि 2022 में जो नेस्ले पीएलसी जो है उन्होंने 8 से 8.5% की ग्रोथ की उम्मीद का जो है आउटलुक दिया है, और उसी के साथ बिट मार्जिन की अगर आप बात करेंगे, कामकाजी मार्जिन की बात करेंगे, लगभग 17.5 से 18.5% का उन्होंने बताया है आउटलुक। ज़ायडस लाइफ साइंस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि वाटसन फार्मा के एपीआई कारोबार का कंपनी जो
जो है अधिग्रहण करेगी और लगभग अगर देखा जाएगा तो 47 करोड़ के आसपास जो है इसका अधिग्रहण की जो वैल्यू है वो करने वाली है। और अंत में कई सारी ब्लॉक डील्स हैं जिसमें आरवीएनएल लगभग 1.6 करोड़ शेयर्स, आईआरएफसी 1.5 करोड़, मदरसन सुमी 37 लाख, ओएनजीसी 10 लाख, आईसीआईसीआई प्रू 35 लाख, पीएनबी 46 लाख और अगर प्रिज्म जॉनसन अंत में बात करेंगे वहां पर भी 50 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, तो कुछ बड़े सौदे हो रहे हैं। पीएनबी में लगातार ये बड़ी लिस्ट में आता रहता है, आज भी आपको आते हुए दिखा आरबीएनएल, ये भी एक और रेगुलर है उस लिस्ट में जो आपको आते हुए दिख रहा है। बट स्टॉक्स भरपूर एक्शन में आ रहे हैं, बढ़िया रोटेशन बाजार में चल रहा है। आइए इस एक्शन को बढ़ाते आगे। हमारा पूरा पैनल है हमारे साथ तैयार, सुमित जी, सिमी जी, हिमांशु जी, नितिन मुरारका जी, राहुल शर्मा भी आज हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं और साथ ही विजय चोपड़ा और कुणाल जी थोड़ी देर में जुड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। आज एफएमसीजी में जबरदस्त ब्रेकआउट आपको आते हुए दिख रहा है। डाबर का चार्ट देखिए 6.5% ऊपर आपको इस समय दिखेगा, एचयूएल 3.5% ऊपर है, मैरिको में अच्छी तेजी बन रही है। आज सुबह आईटीसी की बात चल रही थी, ब्रिटानिया में एक्शन आ रहा है, तो अब रोटेशन एफएमसीजी की तरफ आते हुए दिख रहा है और दिग्गज एफएमसीजी काउंटर्स भी आउट परफॉर्म करने के मूड में है। सबसे बड़ा एचयूएल, इस पर रखनी है नजर। एक बार सुमित जी से बात की जाए एचयूएल के काउंटर पर। सुमित जी, गुड आफ्टरनून सर। एचयूएल जबरदस्त तेजी में, क्या चल रहा है इसमें? गुड आफ्टरनून दीपांशु। दीपांशु, हमने बहुत पहले इसके ऊपर एक डायलॉग भी दिया था कि स्टॉक का नाम है हुल और इसमें तेजी होगी फुल। ये स्टॉक अभी तेजी के ट्रेंड में ही है। स्टॉक ने पिछले कुछ समय थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए करेक्शन दिखाया था, लेकिन ये ओवरऑल अब वापस एक तेजी का ट्रेंड पकड़ चुका है। 2600 के ऊपर क्लोजिंग मिलने का मतलब हो गया हुल के अंदर यहां से और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। एचयूएल हिंदुस्तान यूनिलीवर यहां से 2670 रुपए से लेके 2700 रुपए तक का मूव जल्दी ही दिखाएगा। यानी जिन्होंने पोजीशंस बनाए वो लोग होल्ड करें। इतने बड़े मूव के बाद अगर कोई भी छोटा मोटा डिप आता है तो उस डिप में खरीदारी करें। आने वाले दिनों में 2700 प्लस के लेवल एचयूएल में ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। स्टॉक स्ट्रांग है, सेक्टर स्ट्रांग है, बढ़िया मूव आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। स्ट्रांग है, सेक्टर स्ट्रांग है, बढ़िया मूव आपको यहां पर आते हुए दिख सकता है। डाबर ये क्लियर विनर, इनफैक्ट सबसे पहले ब्रेकआउट डाबर में ही आया था और फिर एक एक करके बाकी सारे एफएमसीजी काउंटर्स भी रेडार पर आए। राहुल शर्मा साहब भी आज हमारे साथ शो में है। राहुल जी, गुड आफ्टरनून। डाबर का चार्ट देखे सर, 6.5%, बहुत रेयर होता है जब आप इसको वायदा कारोबार का टॉप गेनर देखें और वो भी इतने बड़े ब्रेकआउट के साथ। राहुल जी, सवाल आपके लिए था सर डाबर पे। जी हाँ, थोड़ी ऑडियो में दिक्कत आ रही थी, इस वजह से सुन नहीं पाया, माफ कीजिएगा। देखिए, एफएमसीजी में बहुत ही डिसाइसिव आज रिवर्सल आया इंडेक्स में, और जनरली जब मार्केट थोड़ा नर्वस होने वाला होता है, जब एफएमसीजी में ट्रैक्शन दिखता है, मेरे हिसाब से ये जो एफएमसीजी में मूव आया ये चलेगा। डाबर में जहां तक सेटअप है, स्टॉक अपने लंबे अरसे के एक तरह से जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है उसको क्रॉस करके आज एक तरह से 600 का लेवल क्रॉस करने के लिए तैयार हुआ है। मेरे हिसाब से 625 तक की एक इमीडिएट अपसाइड आपको डाबर में देखने को मिल सकती है। स्टॉक बहुत चला हुआ है, 6% ऊपर है, तो रिस्क रिवॉर्ड डेफिनेटली इतना फेवरेबल नहीं है, बट मेरे हिसाब से 580 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है। अगर आज 600 के ऊपर क्लोजिंग दे तो बहुत ही अच्छा है, बट अदरवाइज मुझे लगता है 2-3 सेशन में ये लेवल निकाल देगा और मेरे को लगता है 625 से 630 के लेवल आपको डाबर में देखने को मिल सकते हैं आने वाले 3 से 4 सेशन में। तो 625 से 630 के लेवल्स डाबर में दिख सकते हैं। नजर रखिए, डाबर, ब्रिटानिया, मैरिको, बढ़िया ब्रेकआउट इन सारे काउंटर्स में आ रहा है। देखते हैं अब यहाँ से आपको और एक्शन बनते हुए दिखेगा या नहीं। एक्शन कुछ बैंकिंग नेम्स में मिल रहा है। आज सुबह आरबीएल बैंक पर हमने एक अच्छी मूव बनते हुए देखी थी, वो स्टॉक भी रेडार पर रखिए, अच्छा ब्रेकआउट उसमें आया था। अब बंधन बैंक में आपको बड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है, तो ये भी एक और काउंटर है, इस पर भी करेंगे बातचीत। बट आइए क्लोजिंग शो का पहला बिगुल सिमी जी के लिए, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। गुड आफ्टरनून सिमी जी, बताएं क्या है रेडार पर? वेरी गुड आफ्टरनून दीपांशु, वेरी गुड आफ्टरनून। अभी जो मैंने स्टॉक इस सेकंड हाफ के लिए चूज किया है, जिसमें एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है। एक अंडर परफॉर्मेंस था, पर अभी मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। एक छोटा सा स्टॉक है, संवर्धना मदरसन जिसका कोड है, और मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा सा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और ये स्टॉक यहाँ से मिनिमम टारगेट 78 से 80 तक जाएगा। 73 के आसपास है, करंट लेवल पर खरीद कर चलने का सलाह होगा। थोड़ा सा पोजिशनल जाएंगे, क्योंकि आज ही के आज इतना बड़ा टारगेट हासिल होगा ऐसा नहीं है। पर जैसा ब्रेकआउट ये स्टॉक दे रहा है, जैसा फॉर्मेशन नीचे से जितना अच्छा बाइंग इसमें आया है, देख के लग रहा है कि शायद आज तो ट्यूसडे है, फ्राइडे के बीच में 78 से 80 तक का टारगेट इसमें पॉसिबल है। स्टॉप लॉस छोटा सा लगाएंगे 7150 या 72 के नीचे। करंट लेवल पर खरीद कर चलने का सलाह होगा। 78 से 80 का टारगेट मिनिमम है, और 80 के ऊपर जाएगा तो इसमें टारगेट और बड़ा भी आएगा। तो मेरे तरफ से संवर्धना मदरसन फॉर नाउ।
ओके, तो 80 के टारगेट के लिए अभी फिलहाल खरीदारी करें, उसके बाद और बड़े टारगेट्स आ सकते हैं, बट मूवमेंट इसमें भी आ रहा है। ऑटो एंसिलरीज अब आपको एक्शन में दिखा रही हैं। कल ऑटोस का दिन था, साथ ही टायर स्टॉक्स का दिन था, बट आज अन्य ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पर रखना है फोकस। आज सुबह अविनाश जी भी भारत फोर्ज की बात कर रहे थे, उस पर भी रखनी है नजर। चलते हैं सुमित जी के पास और लेते हैं उनकी कॉल। सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दिवांशु, बाय का स्टॉक है 139 रुपीज 40 पैसे का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है पिरामल फार्मा, जिसका कोड है PPL फार्मा। पिरामल फार्मा के अंदर यहां से एक बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। स्टॉक पिछले 5-6 दिनों के हाई ब्रेक कर रहा है, स्टॉक के अंदर मोमेंटम बन रहा है और स्टॉक लोअर लेवल से जस्ट अभी शुरुआत कर रहा है। एक हफ्ते का व्यू लेके काम करें, यहां से 8 से 10% का मूव पिरामल फार्मा के अंदर देखने को मिलना चाहिए। जिस तरह का आज कैंडल बन रहा है, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है और हफ्ते भर के हाई के ऊपर आ चुका है। नीचे के अंदर स्टॉक का जो सपोर्ट है वो 132-134 के पास है, तो 134 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के पिरामल फार्मा में खरीदारी करें। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, स्टॉक के अंदर जो पहला टारगेट बनेगा 146 रुपए का बनेगा। 146 रुपए का लेवल टूटने के बाद 151 रुपए तक के लेवल पिरामल फार्मा में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। 134 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें 146-151 के टारगेट्स के लिए। ओके, 146-151 के टारगेट के लिए पिरामल फार्मा, इसमें करनी है आपको खरीदारी। एक्शन में काउंटर आ रहा है। बिगुल नितिन जी के लिए निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। गुड आफ्टरनून नितिन जी, बताएं सर आपकी कहां पर है नजर? देखिए दीपांशु, अभी एफएमसीजी से बात हो रही थी और एफएमसीजी में आईटीसी होगा जिसका प्राइस अभी 344 के आसपास है। इसकी 350 की कॉल ऑप्शन लेंगे जिसका प्राइस 6 रुपए है। 350 आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शन हो गई, 6 रुपए में मिलती है। स्टॉप लॉस होगा 3 रुपए का, 1600 शेयर्स के लॉट साइज हैं और टारगेट होगा 12 रुपए का। अभी पूरा महीना बाकी है, अभी हम लोगों ने नई एक्सपायरी चालू की है। आईटीसी और एफएमसीजी, ये पूरे जो सेक्टर है इसमें काफी डिलीवरी बेस्ड बाइंग कल के डेटा में दिखी है। जैसे डाबर है जिसकी एवरेज डिलीवरी 50-53% होती है, कल 75% थी। आईटीसी में भी जो वॉल्यूम्स हुआ उसका 75% डिलीवरी कल गई है। सिमिलर हिंदुस्तान लीवर में भी उसी तरीके से डिलीवरी उठी है। तो ये फर्स्ट डे है कल जब डिलीवरी बेस्ड बाइंग हुई और अभी हमने महीना स्टार्ट किया है, रोल ओवर्स भी पॉजिटिव हुए हैं। तो मुझे लग रहा है आईटीसी इस महीने में 355-360 तक जाना चाहिए। बाकी स्टॉक्स में मूवमेंट आ रही है जैसे डाबर है, हिंदुस्तान लीवर है, इसलिए हम आईटीसी की 360 की कॉल ऑप्शन ले रहे हैं 6 रुपए में। 12 का टारगेट, स्टॉप लॉस 3 रुपए। तो 12 का टारगेट, स्टॉप लॉस 3 रुपए, 350 की कॉल खरीदनी है। किरण जी भी आज सुबह आईटीसी पर बुलिश थे, उन्होंने खरीदारी की भी राय दी थी। 358 तक के फाइनल टारगेट किरण जी के भी थे और अब आईटीसी पर आपके लिए राय आ रही है नितिन जी की तरफ से। मुदुद जी तो कई समय से इस पर खरीदारी दे रहे हैं, इनफैक्ट 360 के टारगेट दिसंबर के लिए मुदुद जी ने भी दिए थे। तो आईटीसी इस पर रखनी है नजर। पर जो मैं बात कर रहा था बंधन बैंक, इस पर एक अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है। हिमांशु जी से जरा इस बार चार्ट पर राय ली जाए। हिमांशु जी, एक फ्रेश मूव बंधन बैंक में अभी भी पिछले कुछ मिनटों में बनती हुई दिखी है। 5.5% ऊपर है बंधन बैंक। जरा देखें सर इस चार्ट में क्या चल रहा है आज। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून टू यू दीप। देखिए, एक ओवरसोल्ड काउंटर था कुछ दिनों पहले। यहाँ पर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड चैनल से ब्रेकडाउन देखने को मिला था, लेकिन इवेंचुअली वो ब्रेकडाउन ऐसा लगता है कि फॉल्स ब्रेकडाउन टर्न आउट होता हुआ नजर आया है। और आज के सेशन में जैसे ही स्टॉक ने 230-232 रुपए के ऊपर निकला है, यहाँ पर मेरा ऐसा मानना है कि शॉर्ट कवरिंग बनते हुए नजर आ रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये शॉर्ट कवरिंग स्टॉक को 245-250 रुपए तक शॉर्ट टर्म में ले जाने का पोटेंशियल रखती है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पर तेजी की अगर पोजीशन है तो फिलहाल बने रहें और फ्रेश खरीदारी के लिए अगर कोई डिप मिलता है 230-232 रुपए के आसपास, तो वहां पर फ्रेश लॉन्ग भी बनाए जा सकते हैं 225 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो 225 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश लॉन्ग्स भी अगर आप चाहें तो इस पर बना सकते हैं। बट बंधन बैंक पर रखिए नजर। आरबीएल बैंक सुबह और बंधन बैंक अब मिड कैप बैंक्स में आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। बट पूरे बाजार में ही एक्शन बना हुआ है। सेंसेक्स देखिए अब 63,000 के करीब पहुंचते हुए आपको दिख रहा है। निफ्टी 18,700 के करीब है, 43,000 के ऊपर बैंक निफ्टी है। ये तो है अभी के लेवल्स, बट आने वाले समय में बाजार का एक्शन कैसे बन सकता है। और अगर आप 60,000 63,000 से खुश हैं तो 80,000 पर आपकी खुशी कैसी होगी, ये आंकड़ा लगाया है मॉर्गन स्टैनली ने। उनका बुल के सिनारियो बन रहा है इस बाजार के लिए आने वाले समय में 80,000 के लेवल का, यानी कि लगभग 35 से 40% की तेजी यहां से उन्हें और बनती हुई दिख रही है। क्यों है इतने बुलिश,
और कौन से लेवल्स हैं, कैसे दिख रहे हैं उनका बाजार पर नजरिया, आइए इसके बारे में और रिसर्च करी है नुपुर ने। नुपुर, इतने बुलिश है मॉर्गन स्टैनली? बिल्कुल, बुल्स की तो जो तेजी है वो कंटिन्यू और काफ़ी स्ट्रॉन्ग तेजी यहाँ पे उन्होंने टारगेट दिया है 80,000 का, वो भी अगले साल में दिसंबर 2023 में ये टारगेट उन्हें लगता है कि हो जाएगा। पर इस पर एक कंडीशन डाली है उन्होंने, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन मैं आपको पहले तीनों सिनेरियोज बता देती हूँ। बुल केस में उनका टारगेट है कि 80,000 निफ्टी सेंसेक्स जा सकता है दिसंबर 2023 तक। बेस केस उन्होंने लिया है 68,500 का, और मंदी अगर उन्हें लगती है, अगर ऐसा होगा जिसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, वो लेवल है 52,000 का। अब बुल केस की बात करते हैं, उनका सबसे बड़ा कंडीशन उन्होंने रखा है कि अगर भारत को ग्लोबल बॉन्ड इंडिसेस में डाल दिया जाएगा तो ये टारगेट अगले साल के दिसंबर तक पूरा होता उन्हें नजर आ रहा है, ऐसी उनकी उम्मीद है। और स्ट्रॉन्ग कमेंट आया था यहाँ पे जो मॉर्गन स्टैनली के हेड है उनकी तरफ से भी। और अगर ग्लोबल बॉन्ड इंडिसेस में इसे डाला जाएगा तो आने वाले 12 महीनों में $20 अरब का इनफ्लो सेंसेक्स में आपको दिखेगा। और ये ऐसी उम्मीद है कि ये संभव होना तय है कि अगर ये बॉन्ड इंडेक्स में आता है तो ये $20 अरब का इनफ्लो संभव होगा। अब 2 रीजन उन्होंने दिए। कमोडिटी के प्राइसेस में हम देख रहे हैं लगातार गिरावट है, हमारे फेवर में होता है अगर ऑयल के प्राइस गिरते हैं तो, और फर्टिलाइजर के दाम में भी काफ़ी गिरावट है, तो अर्निंग्स में भी सुधार होगा कंपनीज की बात करें तो। और अर्निंग्स जो कंपाउंडेड ग्रोथ है FY 22 to 23 जो आने वाले 2 साल में, वहाँ पे उन्होंने टारगेट दिया है 25% की ग्रोथ का, तो बुलिश सिनेरियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बेस केस की बात करें जहाँ पे 68,500 का टारगेट, तो वहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज सपोर्टिव रही और यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट अगर 2023 में स्पिल ओवर नहीं हुआ तो ये टारगेट अगले साल तक अचीव होना तय है। बेयर केस में उन्होंने एक ही चीज़ बोली है, अगर कमोडिटी के प्राइसेस में अगर गिरावट नहीं होती और ये ऊंचे रहते हैं और रशिया यूक्रेन का वो कंटिन्यू होता है, साथ ही साथ जो RBI की पॉलिसी है वो टारगेट्स और US और यूरोप में जो रिसेशन चल रहा है ये कंटिन्यू रहेगा, तो हो सकता है कि अगले साल आपको बेयर केस सिनेरियो देखने मिले। 52,000 का ये टारगेट है, काफ़ी डाउनग्रेडेड टारगेट है, और इसके जो चांसेस उन्होंने दिए वो सिर्फ 20% के, तो लीस्ट केस सिनेरियो बेयर केस का यहाँ पे बनता है। करंटली अगर हम देखें तो निफ्टी की जो वैल्यूएशन है वो 10 साल के एवरेज से काफ़ी ऊपर है, करीबन 630 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे जंप है। फिलहाल निफ्टी वैल्यूएशन देखें तो 23 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। ओके, तो 23 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, थोड़ा हिस्टोरिक एवरेज से ज़्यादा है, राइट? बिल्कुल, 630 बेसिस पॉइंट का जंप है अगर 10 साल के हिस्टोरिकल एवरेज पे देखे तो, लेकिन उनके हिसाब से ये काफ़ी बड़ा है। उनके हिसाब से काफ़ी बड़ा है, बट कन्विक्शन है 80,000 भी आ सकता है। गिरावट में आप करीब 18% की गिरावट देखेंगे। बेस केस सिनेरियो अगर आप देखें, बुल केस सिनेरियो देखें तो 30 से 35% की रैली आपको दिख रही है। तो ये है मॉर्गन स्टैनली की राय। और सामान्य लेवल पर भी देखें तो भी यहाँ से करीब 7-8% ऊपर बाजार जा सकते हैं। तो ज़्यादातर कन्विक्शन बुलिश ही है, बट देखते हैं बाजार की चाल कैसी रहेगी। फिलहाल तो आप बढ़िया एक्शन यहाँ पर देख रहे हैं, और सवाल यहीं पे यही बन रहा है कि हमारे बाजार की चाल इतनी अच्छी कैसे आ रही है। बाकी ग्लोबल मार्केट्स में देखिए, कल 500 पॉइंट गिरा था डाउ, तो परेशान नहीं हुए। इस साल हमने देखा है ग्लोबल मार्केट्स में कोहराम मचा था, 35-40% तक नैस्डैक आपको फिसलते हुए देखा, वहाँ से ऑफकोर्स थोड़ा रिकवर हुआ है, बट इन सब के बीच हमारे बाजार रिकॉर्ड हाई पर बैठे हुए हैं। कैसी रही हमारे बाजार की परफॉर्मेंस, इस पर भी एक झलक डालने के लिए आशीष मेरे साथ तैयार है। आशीष, कितना आउट परफॉर्म करा है हमने? दीपांशु, पूरी तरीके से आउट परफॉर्म कर दिया, और हर पैमाने पर आप देखिए साल की शुरुआत से अब तक भारतीय बाजार पूरी दुनिया भर के इंडाइसेस को लीड कर रहे हैं। इनफैक्ट मैंने जो एक लिस्ट निकाल कर रखी है जहां पर जितने भी ग्लोबल इंडाइसेस हैं जहां पर अच्छी खासी ट्रेडिंग होती है, छोटे छोटे को इग्नोर कर दिया है, वहां से अगर आप देखें तो भारत सबको आउट परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी ने साल की शुरुआत से आप देखें करीब 7.5% के रिटर्न दिए। इसके बाद पॉजिटिव रिटर्न दिया आपको जकार्ता कॉम्पोजिट ने करीब 6.5% का, और ब्राजील के इंडाइसेस ने 4% की तेजी आपको दिखाई है। बाकी अगर आप देखें तो चाइना का तो बहुत ही बुरा हाल है। हैंगसेंग 24% नीचे है, ताइवान 19% नीचे है, कॉस्पी 18% नीचे साल की शुरुआत से। यूएस के मार्केट्स में देखिए तो S&P 500 17% नीचे है। यूरोप के मार्केट्स में देखिए डैक्स 10% नीचे है, कैक में करीब 7% की गिरावट है, और डाउ जोन्स भी देखें तो साल की शुरुआत से अब तक करीब 7% करेक्ट हो गया। और दुनिया भर में आप देखें तो भारतीय बाजारों में निफ्टी एक ऐसा इंडेक्स है जो सबसे ज्यादा तेजी के साथ पूरे ग्लोबल इंडाइसेस को लीड कर रहा है 7.5% के साथ। और हो सकता है कि इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि अभी मौजूदा सबसे बड़ी चिंता इन्फ्लेशन है, और इन्फ्लेशन के लिहाज से देखें तो भारत कंपैरेटिवली दूसरी देशों की तुलना में काफी अच्छा मैनेज कर रहा है। इसके चलते आपको ये तेजी देखने को मिल रही है। 7.5% के बड़े गेंस के साथ निफ्टी पूरी दुनिया को कर रहा है आउट परफॉर्म। जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस आपको आती हुई दिख रही है। तो डाउ 7% नीचे है इस टाइम पीरियड में, और हम 7.5% ऊपर हैं। और वही नहीं, बाकी इमर्जिंग मार्केट्स में तो आगे हैं, डेवलप्ड मार्केट्स में तो खैर
बहुत आगे बाजार आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है और नया हाई आज भी लगा है। इसी बात पर चोपड़ा साहब का भी करते हैं स्वागत। चोपड़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज दोपहर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बाजार के हाई पर ही बात करते हैं। जैसा आशीष भी अभी रिफ्लेक्ट कर रहे थे, बढ़िया आउट परफॉर्मेंस है ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले, और मॉर्गन स्टैनली कह रहे हैं अगले साल अगर सब कुछ अच्छा रहा तो 80,000 तक जा सकता है सेंसेक्स। फिलहाल आपकी क्या रीडिंग है, क्या ये मोमेंटम बरकरार रहेगा या फिर थोड़ा हम भी ग्लोबल मार्केट्स के साथ लुढ़क सकते हैं? दीप, मेरे 2-4 इसके ऊपर कुछ व्यूज हैं। पहली चीज कि भारत बड़े इट्स एट अ वेरी स्वीट स्पॉट। तो जो ग्लोबल पैसा है या जो हॉट मनी है वो इंडिया ज़रूर आएगा, इंडिया को फॉलो करेगा, क्योंकि बहुत कम डेस्टिनेशंस बची हैं दुनिया भर में जहां पर पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है। जाहिर है कि रशिया में, चाइना में, जो ब्रिक्स इकोनॉमीज के मेजर प्लेयर्स है रशिया, चाइना और इंडिया, तो रशिया में पैसा नहीं जाएगा, चाइना में नहीं जाएगा, तो भारत आएगा। तो सबसे पहली बात तो जहां पर भी लिक्विडिटी जिस मार्केट को चेस करती है तो वहां पर तेजी के चांसेस बन जाते हैं। दूसरी चीज, जिस तेजी से हमने देखा 16,000 से लगभग हम 18,600 पे बैठे हैं, तो 18,700-800 पे बैठे हैं। जिस तेजी से मार्केट ने जो तेजी मार्केट ने दिखाई है वो हो सकता है थोड़ी सी अभी फिजल आउट हो, थोड़ा सा करेक्शन हो। मुझे लगता है कि मार्केट में हेल्दी करेक्शंस होने चाहिए, और अगर ये होते रहेंगे तो मार्केट में दम बना रहेगा, क्योंकि करेक्शंस के बिना कई बार मार्केट थकान दिखाता है और आगे बढ़ने के लिए कुछ रहता नहीं है, ट्रिगर्स नहीं रहते। तो अच्छी संभावना है कि अब से लेके जनवरी तक आपको तेजी दिखे, बीच में 1-2 छोटी मोटी करेक्शंस आए, प्री बजट रैली भी हमें देखने को मिलेगी। अभी हो सकता है कि दिसंबर मंथ में मिड में जब FIIs छुट्टी पे जाते हैं तो काफ़ी सुस्ती का माहौल रहे और कई बार वो प्रॉफिट बुक भी करते हैं, तो हो सकता है दिसंबर मिड में मैं एक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि छोटी मोटी करेक्शन आनी चाहिए, मगर वो बहुत बड़ी करेक्शन नहीं होगी क्योंकि कोई मेजर ट्रिगर नहीं है नेगेटिविटी का। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगा जिसके लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए, और वो प्रॉफिट बुकिंग जो है वो अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी दोबारा से अच्छे कंपनीज में, स्टॉक्स में घुसने के लिए, और प्री बजट रैली को हम राइड कर सके उसके लिए। मगर डेफिनेटली बजट एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, और अगले साल वैसे भी हम लोग एज अ कंट्री हम लोग इलेक्शन में जाएंगे, तो ये वाला बजट बहुत क्रिटिकल होगा, इम्पॉर्टेंट होगा। किस तरीके की सरकार अनाउंसमेंट्स करती है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग होता है, एग्रीकल्चर पे होता है, जॉब्स के लिए क्या किया जाता है, डिफेंस के लिए क्या किया जाता है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट रहेगा इस बार का बजट, और उसको एक नॉन इवेंट नहीं कह सकते। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बजट अच्छा रहना चाहिए और प्रोग्रेसिव रहना चाहिए। दूसरी बात की जो टैक्सेशन की बात हो रही है कि अभी कुछ टैक्स बढ़ाने की बात कर रही है सरकार, उसके ऊपर भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये हम भी क्लियरली नहीं कह सकते। तो बजट ऑन द फ्लिप साइड, एक अगर टैक्स में बढ़ने की बात हो, टैक्स बढ़ाने की बात होती है तो वो भी एक बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट करेगा। जैसा हमने लगभग 2018 में देखा था कि जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के जो स्लैब्स हैं उनको चेंज किया गया था, तो मार्केट ने काफ़ी नेगेटिवली लिया था, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने नेगेटिवली लिया था। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी अभी हम एक पैंडेमिक से निकले हैं, वॉर के प्रॉब्लम से निकले हैं, इन्फ्लेशन के प्रॉब्लम से निकल रहे हैं। तो ऐसा इन सिचुएशंस में सरकार को कुछ गलत काम नहीं करना चाहिए। सेकेंडली, आगे इलेक्शन ईयर है, तो एक अच्छा प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड लुकिंग बजट होगा। जहां तक आपने कहा कि निफ्टी का लेवल क्या होगा, मेरा पर्सनल थिंकिंग है कि निफ्टी संभावना मुझे लगता है कि 30,000 भी जानी चाहिए, समय लगेगा। और ओवरऑल हम एक बुल के सिनेरियो में है, माइनस द करेक्शंस, थोड़ी बहुत करेक्शंस आएंगे। अगर कोई बड़ा पैंडेमिक या कोई प्रॉब्लम या वॉर ना हुई तो मुझे लगता है निरंतर बाजार बढ़ते रहेंगे। ओके, तो कोई अगर बड़ी प्रॉब्लम ग्लोबली नहीं आती तो हमारे बाजार आपको अच्छे मूड में दिखेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। 80,000 की बात मॉर्गन स्टैनली कर रहा है। चोपड़ा साहब निफ्टी पर 30,000 के लेवल देख रहे हैं, तो यहाँ से और बड़ी रैली, 40% की रैली चोपड़ा साहब को आती हुई दिख रही है। ओके, तो बाजार पर नज़र बनाए रखिए, एक्शन तो यहाँ पर भरपूर बनेगा ही। एक्शन और कहाँ पर बन रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक मूव देखिए, ज़बरदस्त मूव आपको बनती हुई दिख रही है कुछ और काउंटर्स में। बंधन बैंक की अभी बात करी, अच्छा मूव आ रहा है। ओबरॉय रियल्टी पर अभी एक बढ़िया स्पाइक आपको बनते हुए दिख रहा है, अच्छी मूव के साथ ओबरॉय रियल्टी ऊपर आ रहा है। चार्ट पुल अप करिए, बढ़िया स्पाइक ओबरॉय रियल्टी के चार्ट पर दिख रहा है। राहुल जरा देखें, ओबरॉय रियल्टी अच्छे मोमेंटम में आ रहा है, यहाँ पर कुछ चल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल ट्रैक्शन यहाँ पर रियल एस्टेट स्टॉक्स में है, और ओबरॉय रियल्टी में मेरे हिसाब से एक अच्छी रैली इन लेवल से देखने को मिल सकती है। क्लियरली जो 15 सितंबर को जो हाई बनाया था स्टॉक में, वो पूरे पीरियड की अंडर परफॉर्मेंस को यहाँ पर स्टॉक रिवर्स करता हुआ दिख रहा है। मेरे हिसाब से 980 से लेके 1000 रुपए तक के लेवल्स
ओबेरॉय रियलिटी में पोजिशनल बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं। लास्ट 3 कैंडल यानी कि टेक्निकल लैंग्वेज में से 3 व्हाइट सोल्जर्स का पैटर्न बोला जाता है। क्लियरली यहाँ पर एक अच्छा बाय सिग्नल जनरेट हुआ है आज के सेशन में, और आज एक बार इसने 900 का लेवल इंट्राडे में जरूर ब्रेक किया था, तो ये एक बहुत ही अच्छा चेक है। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये रिवर्सल देखने को मिल रहा है, तो इसे बाय करके चलिए। मेरे हिसाब से यहाँ पर 890 का स्टॉप लॉस आइडिया रहेगा। 890 के स्टॉप लॉस से बाय करके चलिए। 950, 980 और 1000 ये 3 टारगेट्स रहेंगे ऊपर। पोजीशन ट्रेड रहेगा ये, और मुझे लगता है कि रियल एस्टेट स्टॉक्स में अच्छा ट्रैक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है, खास करके ओबेरॉय रियलिटी में। ओबेरॉय रियलिटी में एक बढ़िया वाली मूव बनती हुई दिख रही है। इस काउंटर पर रखें नजर, एक्शन में आ रहा है। एक और काउंटर जो एक्शन में आ रहा है वो है आईसीआईसीआई प्रू। कुणाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल जी, गुड आफ्टरनून सर। आईसीआईसीआई प्रू से करते हैं शुरुआत। जरा इसका चार्ट देखिए, 3.5% ऊपर दिख रहा है इस समय। देखिए, बिल्कुल सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून दीपांशु। काफ़ी जद्दोजहद के बाद फाइनली कनेक्ट हो पाया मैं। और अब देखिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात करें तो देखिए, आज सवेरे हम इंश्योरेंस स्टॉक्स की बात कर रहे थे, मैंने जीआईसी की भी बात की थी। मुझे ऐसा लगता है कि जो पूरा स्पेस है इसमें दोबारा से आपको एक्शन बनता हुआ दिखेगा। ये स्टॉक की भी काफ़ी पिटाई हो चुकी है। एक मेजर सपोर्ट के आसपास ये स्टॉक का हाल में ट्रेड कर रहा था और अब वापस से पुल बैक बन रहा है। तो देखिए, अभी तुरंत कोई खरीदारी की राय नहीं है, लेकिन अगर ये स्टॉक वापस से और कुछ तेजी दिखाता है, मेजर लेवल्स के ऊपर ट्रेड करने लगता है, तो यहां पर भी खरीदारी के मौके तलाशने चाहिए। इन स्तरों पर बेचना तो कम से कम नहीं चाहिए। जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहें, और बहुत मुमकिन है कि स्टॉक में भी आपको एक बड़ी रैली बनते हुए दिखेगी। मेजर लेवल्स टूटेंगे तो खरीदारी की राय आएगी। ओके, तो मेजर लेवल्स टूटेंगे तो खरीदारी की राय आएगी, बट आईसीआईसीआई प्रू इस पर आपको अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। न्यू इंडिया एश्योरेंस पर रखें नज़र, इस पर भी अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। सुमित जी की कॉल भी थी सुबह, और इस पर आपने मूव देखी है, कॉल हमने देखी है आते हुए। एचडीएफसी लाइफ पिछले हफ्ते मूव कर रहा था, आज थोड़ा सुस्त है, बट एक्शन इन सारे काउंटर्स में आपको दिखा है। तो इंश्योरेंस स्टॉक्स एज अ बास्केट यहाँ पर मूव है। न्यू इंडिया एश्योरेंस इनफैक्ट 10.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ पर तो और ज़बरदस्त मूव बनी हुई है। सुमित जी, क्या करना है न्यू इंडिया एश्योरेंस में? ये तो 112 के लेवल की आपने बात करी थी, आई थिंक पहला टारगेट तो इस पर हिट भी हो गया आपका, 114 तक गया, 116 का दूसरा टारगेट था। क्या करें इस पोजीशन का? 10% ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल दीपांशु, बहुत बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है। NIACL जो सुबह हमने बाय दिया था, इसके अंदर फर्स्ट टारगेट तो हिट हुआ ही हुआ है और सेकंड टारगेट के पास में है ये। स्टॉक के अंदर जिस तरह का कैंडल है, जिस तरह का ब्रेकआउट है, अभी और मूव आएगा तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, पोजीशंस होल्ड करें, क्योंकि स्टॉक ऊपरी लेवल पे सस्टेन कर रहा है। कोई भी स्टॉक जब सस्टेन करता है, चाहे फिर वो नीचे हो या ऊपर हो, मूव दिखाने के बाद वो संकेत होता है कि स्टॉक के अंदर वहां से और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। तो हमारे सुबह बाय देने के बाद एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। जो लोग छोटा मोमेंटम में प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं, और जिसको थोड़ा बड़ा मूव चाहिए वो प्रॉफिट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। अभी और ऊपर का मूव देखना बाकी है। चोपड़ा साहब, कोई राय है इंश्योरेंस स्पेस पे? पिछले हफ्ते हमने देखा था लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्शन में थी, स्पेशली एचडीएफसी लाइफ 10% दौड़ा था पिछले हफ्ते। अब थोड़ा रोटेशन बाकी स्पेस में आ रहा है। न्यू इंडिया एश्योरेंस आज मूव कर रही है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पे एक्शन देखा है। IRDAI ने की बोर्ड बैठक हुई थी ओवर द वीकेंड, और काफी सारे बड़े चेंजेस उन्होंने भी किए हैं, इंक्लूडिंग पी फंड्स का इस स्पेस में आना। तो वापस जान आ रही है सर इंश्योरेंस में? ऑडियो म्यूट है सर आपका। निश्चित रूप से जान देखने को मिली है, और मुझे लगता है कि यहाँ से 10 से 15% का तेजी देखने को मिल सकता है पूरे के पूरे इंश्योरेंस क्षेत्र में। काफ़ी अंडर ओन्ड है, और कई बार ऐसा होता है जब अंडर ओन्ड सेक्टर्स होते हैं, अच्छे सेक्टर्स होते हैं, तो वहाँ पर एकदम से तेज़ी देखने को मिलती है। मुझे लगता है कि कोविड के बाद मोस्टली जब इंश्योरेंस कंपनीज ने लॉसेस बुक किए थे, काफ़ी क्लेम्स आ गए थे, तो उसके बाद से काफ़ी लोगों ने इंश्योरेंस कंपनीज को बेच दिया था, और इसमें धीरे धीरे एक्यूमुलेशन हुआ और बड़े फंड्स भी घुसे हैं, और आगे पी, जैसे IRDAI ने कहा कि पी फंड्स भी अब इसमें निवेश कर सकते हैं। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और पूरा भारतवर्ष, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे वो नॉन लाइफ इंश्योरेंस हो, काफ़ी अंडर इंश्योर्ड है हमारा देश। आज भी अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि 80-85% जो जनता है वो एटलीस्ट लाइफ इंश्योरेंस उनके पास नहीं है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, और जनरल इंश्योरेंस की भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बड़ी हैं। जो कॉर्पोरेट जगत है, कॉर्पोरेट सेक्टर के बाहर जनरली लोग या मोटर के बाहर लोग अपना जनरल इंश्योरेंस नहीं कराते हैं, तो जहाँ जहाँ मैंडेटरी है वहीं पे किया जाता है। तो आई थिंक इस स्पेस में लॉन्ग टर्म जो लोग हैं, लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, वो बने रहें, और अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। अभी भी मुझे लगता है 10 से 15% की तेज़ी आपको स्टॉक्स में देखने को मिलेगी।
चलिए, तो इंश्योरेंस पर रखिए नजर। एचडीएफसी लाइफ पिछले हफ्ते की तेजी के बाद थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, बट बाकी इंश्योरेंस काउंटर्स में आपको मूव आ रही है। और न्यू इंडिया इंश्योरेंस का तो आज दिन है 10% की तेजी। कुणाल जी को भी जीआईसी पसंद है, उस पर भी रखिए नजर। एक्शन बन रहा है। एक्शन में है राहुल शर्मा साहब, आइए बिगुल उनके लिए पीटीएस डबल टी का। बताएं राहुल। जी देखिए, निफ्टी काफी ओवर हीटेड है। पुट कॉल रेशियो तकरीबन थोड़ी देर पहले 1.45 हो गया था। एफआई के पोजीशंस इस साल के हाईएस्ट लेवल पर है इंडेक्स फ्यूचर में। साथ ही में कल के सेशन में रिटेल ने थोड़ा शॉर्ट बिल्ड करना चालू किया। तो क्लियरली सारे के सारे अगर हम एडअप करें तो यहाँ पर निफ्टी में यानी कि खास करके लार्ज कैप्स में रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं है। और आज के सेशन में पहला एक प्रॉपर रेड कैंडल निफ्टी में बनता हुआ दिखा है ऊपर के लेवल से रिजेक्शन आने के बाद। तो ये निफ्टी के जो पुट है 18,500 के, ये मंथली एक्सपायरी वाले पुट ऑप्शंस है। तकरीबन 150 रुपए के आसपास ये पुट ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हैं। इन्हें बाय करके चले। मुझे लगता है कि निफ्टी के अंदर एक माइल्ड करेक्शन यानी कि तकरीबन 300 से 400 पॉइंट का करेक्शन इन लेवल से अगर आता है तो स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। इनफैक्ट हमने पिछले हफ्ते फ्राइडे को एक गैप भी बनाया हुआ है डेली चार्ट्स पर। तो मेरी राय यहाँ पर ये रहेगी, अगर आप शॉर्ट ना भी करें तो प्रॉफिट बुकिंग जरूर करें। और अगर आपको शॉर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है तो पुट ऑप्शंस के जरिए आना यहाँ पर बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी। आवली चार्ट्स पर भी थोड़ा डाइवर्जेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है मोमेंटम इंडिकेटर्स पे। तो 18,500 के पुट ऑप्शंस बाय करें। 150 रुपए के आसपास इनका प्रीमियम चल रहा है। ये मेरा पोजिशनल ट्रेड है, मतलब 1-2 दिन में क्या का टाइम होराइजन है, थोड़ा बड़ा होराइजन है, इसलिए मंथली एक्सपायरी के पुट ऑप्शंस मैंने दिए हैं। 50 रुपए का स्टॉप लॉस लगा और मुझे लगता है कि 250 से लेकर 400 रुपए तक के लेवल्स आपको ऊपर में मंथली एक्सपायरी तक इस पुट ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो मंथली एक्सपायरी यानी कि 29 दिसंबर की आपको पुट खरीदनी है। थोड़ा पोजिशनल कॉल आ रहा है राहुल की तरफ से। 150 में मिलेगी आपको 18,500 की 29 दिसंबर की पुट। खरीदारी करें। 150 में मिलेगी। 250 और 400 के टारगेट्स होंगे। 50 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। थोड़ा बाजार ऊपरी स्तरों से करेक्शन दिखा सकता है। ओवरबॉट जोन पे जा ही रहा है इंडेक्स, जैसे राहुल भी कह रहे थे। 1.45 इनफैक्ट 1.46 का आपको पुट कॉल रेशियो भी दिख रहा था निफ्टी में। वहां से फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा कंसोलिडेशन करेक्शन आ सकता है। तो मंथली एक्सपायरी के पुट खरीद कर चले। थोड़ा एक्शन डिलीवरी में हो रहा है। ये स्टॉक लगातार रेडार पर भी रहा है। आई थिंक 0.8% इक्विटी, आधे परसेंट इक्विटी का सौदा आपको इस पे होते हुए दिखा है। 0.5% इक्विटी का करीब 35 लाख शेयर्स के कई सौदे डिलीवरी में होते हुए दिख रहे हैं। नजर रखिए इस काउंटर पर भी। रिसेंटली काफी हैवी बीटिंग डिलीवरी को लेनी पड़ी है। 2:30 बज चुके हैं। वक्त है सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स का। गुड आफ्टरनून सेठी साहब, स्वागत है शो में। एक्शन में है बाजार, बताएं सर क्या कर रहे हैं आज? हाँ, गुड आफ्टरनून दीपांशु। बिल्कुल बाजार में एक जबरदस्त एक्शन है, नथिंग टू कंप्लेन। इंटरनेशनली बाजार कैसे भी, हमारे बाजार तो रोज नए हाईज लगा रहे हैं और मुझे लगता है ये बहुत अच्छी स्ट्रेंथ पे है हमारे बाजार। तो यहाँ पे आज दीपांशु 2 स्टॉक्स है जिनमें खरीदारी करनी है और दोनों कैश मार्केट के स्टॉक्स है। बताएं सर पहला स्टॉक आज का। जो दीपांशु आज का पहला स्टॉक है एक सीमेंट स्टॉक है, छोटी साइज की सीमेंट कंपनी। स्टॉक का नाम है श्री दिग्विजय सीमेंट। ये कंपनी ट्रू नॉर्थ फंड जो एक प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है उनके द्वारा प्रमोटेड कंपनी है, जो कि 56.2% स्टेक इसमें ओन करते हैं। बाकी इसमें एक सीमेंट सेक्टर का जाना पहचाना नाम है अनिल सिंघवी, जो कि अंबुजा सीमेंट के साथ काफी साल उन्होंने बिताए हैं। उनकी आईकैन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स वो इसमें 2.25% स्टेक ओन करती है। एक जबरदस्त कंपनी है जिसकी 12 लाख टन की सीमेंट की कैपेसिटी है। कमल ब्रांड है इनका सीमेंट का और गुजरात बेस्ड है। 1000 से ज्यादा चैनल पार्टनर्स है, तो अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। फंडामेंटली एक अच्छी कंपनी है जिसके रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 18%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28%, एक 5% की डिविडेंड यील्ड है, फिर एक डेट फ्री कंपनी है। और जिस तरह से देखा जा रहा है सीमेंट सेक्टर एक फोकस में है और इन द रन अप टू द बजट, चूंकि सरकार का हमेशा फोकस रहता है हाउसिंग के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तो मुझे लगता है यहाँ से सीमेंट स्टॉक्स अच्छा करने चाहिए। ये स्टॉक वैल्यूएशन के लिहाज से भी अच्छा लगता है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे इसको खरीदना चाहिए। मेरा इसमें बहुत ही शॉर्ट टर्म का टारगेट है 75 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 63 रुपीज का। ओके, तो 75 का टारगेट, 63 का स्टॉप लॉस। श्री दिग्विजय सीमेंट, इस पर करें खरीदारी। सीमेंट स्टॉक्स वैसे भी वापस आपके रेडार पर आ चुके हैं और सेठी साहब के बात करते करते स्टॉक में भी अच्छा एक्शन आ रहा है। दूसरी कॉल कौन सी रहेगी सेठी साहब? दूसरा स्टॉक दीपांशु मेरा एक पसंदीदा स्टॉक है। स्टॉक का नाम है PCBL, जो पहले फिलिप्स कार्बन ब्लैक के नाम से जाना जाता था। 138 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता है। एक RP संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है, जो कि भारत की सबसे बड़ी कार्बन ब्लैक बनाने वाली कंपनी है।
33 से ज्यादा देशों में कंपनी प्रेजेंट है, तो एक इंडिया की मल्टीनेशनल कंपनी है। फिर पावर जनरेशन के कारोबार में भी है, और जो ये कार्बन ब्लैक बनाती है वो उसकी जबरदस्त डिमांड देखी जा रही है। रबड़ तो एक सेक्टर है ही है जिसको ये कैटर करते हैं। इसके अलावा स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक बनाते हैं जो कि पेंट्स में लगता है, फाइबर, प्लास्टिक्स, कोटिंग्स, केबल्स, इन सब में लगता है। कंपनी ने हाल ही में ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन करे जिसके कारण इनकी कैपेसिटी अच्छी खासी बढ़ी है, तो आने वाले क्वार्टर्स में उसका भी एक फायदा देखने को मिलेगा। फंडामेंटल्स दमदार है, रिटर्न ऑन इक्विटी 17%, डेट इक्विटी रेशियो 0.27 का, वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ती है और 3.5% की डिविडेंड यील्ड है। और आप अगर वैल्यूएशन भी देखेंगे तो 10-11 के मल्टीपल पे स्टॉक बहुत सस्ता लगता है। और इस तरह की जो बाकी कंपनियां भी है, जैसे हम जो कार्बन से रिलेटेड कारोबार में है, चाहे वो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स है या HEG है, उनमें भी एक अच्छी खासी तेजी देख रहे हैं हाल के दिनों में। मुझे लगता है ये स्टॉक भी पिछले कुछ दिनों से इसने अंडर परफॉर्म किया है, मुझे लगता है यहाँ से अब बिल्कुल चलना चाहिए। तो इसमें खरीदारी करने की सलाह, 150 रुपए का मेरा टारगेट है और 132 रुपए का स्टॉप लॉस रखा। ओके, तो ये है आपके लिए PCBL जिस पर आपको रखनी है नजर। ये भी आपको एक्शन में दिख रहा है सेठी साहब की तरफ से। और श्री दिग्विजय सीमेंट, दो बेहतरीन कैश कॉल्स जहां पर आपको मोमेंटम दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल सुबह आपसे फिर से होगी मुलाकात सर कुछ और कॉल्स के लिए, बट नजर रखिए PCBL और श्री दिग्विजय, ये दोनों काउंटर्स हैं रेडार पर। आइए सुमित जी के पास चलते हैं, बिगुल उनके लिए सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, मेरे पास सेल कॉल रडार पे आया है एक स्टॉक जिसके अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। उसका अभी फ्यूचर्स में भाव चल रहा है 202 रुपए 10 पैसे। फ्यूचर्स का भाव है ये। स्टॉक का नाम है इंडस टावर। इंडस टावर के अंदर सेलिंग प्रेशर है। कल ऊपर के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, आज भी सुबह से सेलिंग प्रेशर ही है और अभी स्टॉक के अंदर यहां से गिरावट बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इंडस टावर के अंदर मेरे को लग रहा है यहां से फॉल आएगा। बिकवाली करें 206 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं 206, और नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं इंडस टावर में 198 रुपए का फ्यूचर्स में पहला टारगेट होगा। 198 का लेवल ब्रेक होने पे 195 रुपए तक के लेवल इंडस टावर में नीचे की तरफ इस हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं। 206 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करें 198, 195, ये दो टारगेट नीचे में देखने को मिलने चाहिए। बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा इंडस टावर में। पहली सेल कॉल आ रही है और वो है आपके लिए इंडस टावर्स सुमित जी की तरफ से। इस पर आप वीकनेस देख रहे हैं। वोडाफोन आइडिया में भी एक वीकनेस आ रही है, 8 रुपए के लेवल पर वापस आ गया। हालांकि ऑफकोर्स ये उसी के आसपास आपको मिलता रहता है, बट गिरावट इंडस टावर्स में आज आपको आती हुई दिख रही है और ये है आपके लिए सेल कॉल। मीनवाइल लॉरस लैब्स, जिसके बारे में हम सुबह बात कर रहे थे, 6% नीचे, 5.5% नीचे था उस समय, अब 9% नीचे ये काउंटर आ चुका है। कोटक की आज एक रिपोर्ट आई है जो कह रही है कि आगे के अर्निंग्स पर बड़ा प्रेशर बन सकता है। 350 का उन्होंने टारगेट दिया है, 400 के लेवल तो आज ही आपको आते हुए दिख रहे हैं जिस तरह से भारी गिरावट हुई है। चोपड़ा साहब, ट्रैक करते हैं सर आप लॉरस लैब्स? जी बिल्कुल, और हमने देखा कि कई, मेरे ख्याल से 1.5 साल से मैं देख रहा हूँ फार्मा काउंटर्स स्पेशली लॉरस में जिस तरह का प्राइस डिस्ट्रक्शन हुआ और अभी भी जिस तरीके का डाउनग्रेड आया है वो चिंताजनक है कंपनी के लिए और निवेशकों के लिए। इसका कारण प्राइमरली ये हुआ, पूरे फार्मा क्षेत्र में बहुत कम ऐसी कंपनीज थी जो कि इससे बच पाई। सन फार्मा, अगर हम सिप्ला को छोड़ दें तो मोस्टली अगर आप ग्लेनमार्क देख लें या बायोकॉन देख लें, तो काफ़ी कंपनीज जो थी APIs चाइना से मंगाती थी और वो कोविड के दौरान बहुत महंगा हुआ, लॉजिस्टिक्स इश्यूज थे और उसके चलते हुए जो रॉ मटेरियल था वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। तो कोई भी कंपनी जो इंडिया में भी APIs बनाती थी, आरती ड्रग्स जैसी कंपनी थी, आरती इंडस्ट्रीज थी, तो उन सब पे फर्क पड़ा। सिमिलरली लॉरस पे भी पड़ा और अब जो अर्निंग्स डाउनग्रेड है कोटक का, मैंने वो रिपोर्ट नहीं पढ़ा है, मगर मुझे लगता है कि ये थोड़े दूर तक और चलेगी मंदी और चार्ट्स पे भी बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। तो फिलहाल मैं यही कहूँगा कि अगर आपको रहना है फार्मा क्षेत्र में तो मेरे जो पसंदीदा स्टॉक है वो लुपिन है। इन लेवल्स पे भी लुपिन अच्छा है और लुपिन में निवेश कर सकते हैं, डॉक्टर रेड्डीज में कर सकते हैं। अगर लॉरस में निवेशित हैं तो एक स्टॉप लॉस अवश्य रख लें 400 का, और यदि ये 400 पे नहीं रुकता है तो इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए डॉक्टर रेड्डीज या लुपिन में से किसी शेयर में। तो कन्वर्ट कर लीजिए डॉक्टर रेड्डीज या लुपिन में। लुपिन में हमने ऑफकोर्स देखा है कुछ प्रोडक्ट अप्रूवल्स की वजह से नई जान भी इस काउंटर में आती हुई दिखी है, तो लुपिन आपको फिर भी थोड़ा मोमेंटम दिखा सकता है। बट लॉरस यहाँ पर आपको बड़ा डिस्ट्रक्शन दिख रहा है। आज काफ़ी बड़ी गिरावट लॉरस में आपको आती हुई दिखी है। लॉरस में बड़ी गिरावट है, उसके सामने ग्लैंड फार्मा पर रखिए नज़र, उस पर आज एक बड़ी तेज़ी है। अदरवाइज इस स्टॉक में भी आपने देखा है लगातार वीकनेस बनी हुई है। लॉन्गर टर्म चार्ट आपको वीकनेस दिखाएगी, बट आज
8% की तेजी आपको ग्लैंड फार्मा में आती हुई दिख रही है। इस पर भी कुछ वजह है जिसके बारे में बात करेंगे, बट एक बार जरा चार्ट चेक कर लिया जाए ग्लैंड फार्मा का। कुणाल जी जरा देखें सर ग्लैंड फार्मा का चार्ट। देखिए इस स्टॉक ने बहुत मैसिवली अंडर परफॉर्म किया है दीपांशु, लेकिन अब निचले स्तरों पर हम देख रहे हैं कि आज एक पुल बैक देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि हालांकि देखिए स्ट्रक्चर सुधरा है पहले की तुलना में और नीचे के लेवल्स पर एक बॉटमिंग आउट पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन तुरंत मेरी कोई खरीदारी की राय नहीं है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाएगा हर स्तर पर बिकवाली का दबाव देखना पड़ेगा। तो इन स्तरों पर इसके मुकाबले अगर फार्मा में ही रहना है तो देखिए जिस तरह का ब्रेकआउट सन फार्मा के चार्ट पर आ रहा है बहुत ही बेहतरीन है। तो बजाय इसके कि ग्लैंड फार्मा में नया पैसा डालें, सिप्ला सन फार्मा पर फोकस करना चाहिए। तो नया पैसा ना लॉरस में डालना है ना ग्लैंड फार्मा में। सिप्ला लुपिन जैसे काउंटर्स बेटर हैं, डेडीज में भी थोड़ा ट्रैक्शन है, बट फिर भी ग्लैंड फार्मा में कैसा चल रहा है? ऐसे लंबे समय बाद ये स्टॉक सडनली बाजार के रेडार पर कैसे आ गया? और 8% का उछाल अनयूजुअल है। आइए समझते हैं इसको नुपुर के साथ। नुपुर क्या चल रहा है इसमें? बिल्कुल, काफी दिनों से हलचल चल रही है क्योंकि ये बात आई थी कि अब आज ब्लूमबर्ग के हवाले से भी ये खबर आ चुकी है कि जो कंपनी के प्रमोटर है जिनकी 57% हिस्सेदारी है फॉसन फार्मा, वो अपनी हिस्सेदारी कम कर सकते हैं और इसके काफी सारे रीजंस हैं। ब्लूमबर्ग से हवाले से जो खबर आई है उस पर पहले बात कर लेते हैं। वहां पे उन्होंने कहा है कि जो फॉसन फार्मा है वो अपनी हिस्सेदारी मार्केट में बेच सकते हैं। प्राइवेट इक्विटी फर्म्स ने अपना इंटरेस्ट जताया करीबन $350 करोड़, जो 28,500 करोड़ की डील हो सकती है और 57-58% की होल्डिंग है कंपनी की। तो अभी का मार्केट कैप देखिए इस कंपनी का तो करीबन 31,000 का है और 28,000 करोड़ की ये डील है, इसलिए शायद आज रन अप है स्टॉक में। लेकिन अगर इसका बैकग्राउंड चेक करें फॉसन फार्मा का, जो उनकी अल्टीमेट बेनिफिशियरी चाइना की जो चाइना बेस्ड जो फॉसन इंटरनेशनल कंपनी है जिसका इन्वेस्टमेंट है वो फिलहाल काफ़ी दबाव में है। उनका जो बिजनेस है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है जहां पर वो कंपनी लेवरेज करती है और अपने एसेट्स को फाइनेंस करती है, लेकिन फिलहाल उनको फाइनेंशियल जितने भी ड्यूज देने वो देने में असमर्थ है फॉसन इंटरनेशनल। और इसी के चलते फॉसन इंटरनेशनल का भी अगर हम स्टॉक परफॉर्मेंस देखें, हालांकि आज ये स्टॉक हांगकांग में करीबन 5% ऊपर है, लेकिन इस साल इसमें करीबन 40% की गिरावट दिखी है। इनफैक्ट काफ़ी सारी रेटिंग एजेंसी की तरफ से भी फॉसन इंटरनेशनल को डाउनग्रेड किया गया क्योंकि वो अपने डेट ड्यू जो है वो पे नहीं कर पा रहे। इसी के चलते जहां भी उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो हल्का कर रहे हैं ताकि फंड जुटा सके। और फिलहाल अगर कोई रेटिंग एजेंसी देखे, जेफरीज की तरफ से आया था जहां पर उन्होंने डाउनग्रेड करके जंक की कैटेगरी में स्टॉक को डाला था। अब इसका क्या इम्पैक्ट है ग्लैंड फार्मा पे? तो फिलहाल अगर हम देखें तो इंजेक्टेबल कारोबार जो है ग्लैंड का उसको काफ़ी बेनिफिट मिलता है अगर फॉसन फार्मा की तरफ से होल्डिंग रहती है क्योंकि उनका काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड है 60 कंट्रीज में, तो एक्सपोर्ट बिजनेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो यहाँ पे एक बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। और ग्लैंड फार्मा का जो स्टॉक परफॉर्मेंस रहा है 4,000 का 52 वीक हाई लेवल होगा अभी 1,800 पे, तो करीबन 51% की गिरावट है इस साल। 52 वीक हाई से 54% गिर चुका है। जो डील वैल्यू है वो इंटरेस्टिंग है, $350 करोड़, करीबन 28,500 करोड़ होता है और मार्केट कैप 31,000 है, इसलिए आज मूव है स्टॉक में। तो बड़ी मूव आ रही है, बट बात चल रही थी कि शायद कुछ ड्रग अप्रूवल्स में आगे ने परेशानी आ सके इस क्योंकि फॉसन फार्मा की अच्छी पकड़ है। एग्जैक्टली। तो वहां से एक इम्पैक्ट आएगा इंजेक्टेबल बिजनेस में। बट आज थोड़ा मार्केट चीयर कर रहा है इस डेवलपमेंट, बस वो डील वैल्यू पे डेफिनेटली। और स्टॉक में भी हमने देखा बड़ा वैल्यू इरोजन हुआ है जब से आईपीओ भी आया था। इस पर कोई राय है चोपड़ा साहब? ग्लैंड फार्मा दीप में वॉच करना चाहूंगा ग्लैंड फार्मा को, क्योंकि काफी दिन बाद इसमें कुछ एक्शन देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि अगर ये रैली इसने सस्टेन करी और ये 1900 के ऊपर एक बार को ट्रेड करा और सस्टेन करा तो उसके बाद मैं एक बाय कॉल इनिशिएट करूंगा। मगर फिलहाल कई बार फ्लैश इन द पैन होता है, कई बार कोई खबर आती है और एकदम से कुछ तेजी देखने को मिलती है, उसके बाद वो फिजल आउट हो जाता है। तो मैं देखना चाहूंगा कि कितनी स्ट्रांग रैली है और ये सस्टेन करती है कि नहीं। अगर करती है तो 1900 के ऊपर सस्टेन करता है स्टॉक, तो मुझे लगता है कि इसमें कॉल लिया जा सकता है। तो ये आपके लिए ग्लैंड फार्मा। थोड़ा वेट एंड वॉच करिए। आज ऑफ कोर्स रिवाइवल के मूड में दिख रहा है, बट देखते हैं इस डील की खबर के बाद कैसे डेवलपमेंट्स होते हैं और इवेंचुअली प्रमोटर की स्टेक सेल किस तरह की इसमें निकल कर आएगी। बट फिलहाल 8-8.5% ऊपर ग्लैंड फार्मा ट्रेड में है। भसीन साहब है हमारे साथ तैयार, आइए करते हैं उनका स्वागत भसीन के हसीन शेयर्स। गुड आफ्टरनून भसीन साहब, स्वागत है सर। बताएं आपके कॉल्स के अपडेट्स और आज की फ्रेश कॉल्स।
गुड आफ्टरनून दीपांशु। तो पहले तो आपको जिंदल स्टील अल्ट्राटेक कल का था, आज सुबह आपको आईसीआईसीआई प्रू दिया था। देखिए 458 वाला 477 बिक गया इंट्राडे। जी मेरा आउट परफॉर्मर रहा है टाटा मोटर और जिंदल स्टील और अल्ट्राटेक। इसके अलावा मैंने आपको इंट्राडे में, हाँ अब आपके लिए मेरे 3 कॉल हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। And I think these can be outperformers from here. I'm market neutral, but I think stocks will outperform. जी भसीन साहब प्लीज बताएं सर। तो सबसे पहले लीजिए आपको अशोक लीलैंड, सॉरी मैंने कल कहा था, I continue to think Ashok Leland is the best 4-wheeler play on the CV side, on the bus side, on the marketing. This is, and their new product Dost, which is an ICU. It's an intermediate combust engine. It is doing extremely well as far as transportation and for goods and services. This stock is headed to 160, keep a stop loss of 147. Today's topic is Dalmia Cement Bharat. Dalmia Bharat is East Zone's biggest player, 33 million ton capacity है और slag cement में सबसे बड़ा player है जो railways और transportation में सबसे ज़्यादा use होती है. It is 1/3 the price on EBITDA to book to Ultratech और मुझे लगता है 1770-75 में it's a very good play it's a must have in a portfolio. Stop loss of 1725, target of 1900. Third, last but not least, GAIL. See, GAIL is trading below book. It's the only PSU stock which has not got their, it's due. And I think it is much due. Natural gas, liquid hydrate carbon, LPG, petrochemical, city gas, you name the vertical and GAIL is there. And this new policy will be very beneficial. मेरे को 100 रुपए का टारगेट देखता है एटलीस्ट एट बुक वैल्यू और मुझे लगता है यहाँ से 5-7% आपको मिल जाएंगे, मे बी मोर। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 90, लुक फॉर टारगेट ऑफ 100-103 ऑन गेल। ओके तो 100 से 103 के टारगेट के लिए गेल पर करनी है खरीदारी, ये आपके लिए एक बढ़िया काउंटर निकल कर आ रहा है। भसीन साहब का कन्विक्शन है। न्यू गैस पॉलिसी पर जो रिपोर्ट है वो भी सबमिट होने वाली है और उसकी तरफ से हम देख रहे हैं आज चार्ट्स पर भी मोमेंटम है गेल पर। दालमिया भारत सुबह भी भसीन साहब इसके बात कर रहे थे 1900 का होगा यहाँ पर टारगेट और साथ ही अशोक लेलैंड हाई कन्विक्शन आइडिया है भसीन साहब का, यहाँ पर भी आप मोमेंटम देख सकते हैं। तो 3 कॉल्स भसीन साहब की तरफ से जहाँ पर आपको अच्छा एक्शन दिखेगा। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स शेयर करने के लिए। मीनवाइल सुबह जी लग रहा है आपका न्यू इंडिया एश्योरेंस का दूसरा टारगेट भी हिट होने की तैयारी में है सर, 116 के करीब पहुंच चुका है, 14% की मूव आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले जब चेक किया तो 112 था, 112 से अब 116 की तरफ आपको न्यू इंडिया एश्योरेंस आते हुए दिख रहा है। तो वो जबरदस्त मोमेंटम इस काउंटर में आया है। सुबह सुमित जी ने ब्रेकआउट पकड़ा था 107 के लेवल पर, अब आपको 116 का लेवल इस काउंटर में दिख रहा है। बहुत ही बड़ी तेजी इस पर बनी हुई है, तो नजर रखिए यहाँ पर एक्शन अच्छा बन रहा है। पेटीएम में आज एक्शन अच्छा बन रहा है, यहाँ पर भी रखिए नजर, करीब 4.5% ऊपर पेटीएम है। सुबह से ही बजिंग था और थोड़ी मूव्स दिखा रहे हैं, अब देखते हैं कितना सस्टेनेबल है, बट पेटीएम की मूव आज अच्छी आती हुई दिख रही है। देखते हैं कितना सस्टेन करता है यानी ये काउंटर, बट पेटीएम न्यू इंडिया एश्योरेंस इस पर एक्शन है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट इस पर भी आपको एक अच्छा एक्शन आते हुए दिख रहा है। IRFC सुबह इस पर भी एक ब्रेकआउट की बात चल रही थी और यहाँ पर भी एक अच्छी मूव आ रही है। चोपड़ा साहब सुबह भी ये रेडार पर आया था, एक बड़ी ब्लॉक डील हुई थी IRFC में और इसके हम लेवल्स भी देख रहे थे। एक महीने में 50% की रैली आ चुकी है IRFC में। ऑफकोर्स IPO से वैसे कुछ ज़्यादा खास नहीं किया, बट फाइनली ऐसा क्या बाजार ने देख लिया IRFC में बाकी कुछ रेलवे स्टॉक्स में जो इतनी बड़ी कैचिंग अप रैली आ रही है सर? दीप, मुझे लगता है कि जितनी सरकारी कंपनीज हैं और जो रेलवेज की खास करके, देखिए अंडर वैल्यूएशन तो है, ऐसा नहीं है कि रेलवे कोई भी कंपनी उसके पास काम नहीं है और उसके पास रेवेन्यू का स्ट्रीम नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग जो काम कर रहे हैं वो मोनोपोली का काम है, चाहे वो IRFC हो, IRCTC हो। IRCTC में हालांकि हमने तेजी नहीं देखी है, मगर IRFC बहुत अच्छा चल चुका है। मगर इस लेवल पे मैं यही कहूँगा प्रॉफिट बुकिंग इज शुड बी द आइडिया। बिल्कुल फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है, जो आपके पास यदि आपने प्रॉफिट बनाया है तो IRFC में एक बार को प्रॉफिट बुक करिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वैल्यूएशन मिसमैच है, हो सकता है डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स भी हों, क्योंकि भारत सरकार बहुत ज़्यादा इस पे सोच विचार कर रही है कि डिसइन्वेस्टमेंट में क्या क्या, कौन कौन से महकमों को, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में, कौन कौन सी कंपनीज को डिसइन्वेस्ट किया जा सकता है, वहाँ मोनेटाइज किया जा सकता है। तो ये चीज़ अच्छी संभावना है कि रेलवे से रिलेटेड कुछ कंपनीज को डिसइन्वेस्ट किया जाए। तो प्राइमरली मुझे लगता है कि वैल्यूएशन कैचअप है और ऐसा नहीं है कि 20 दिन पहले बिजनेस नहीं कर रही थी और आज सडनली कुछ खबर आ गई है। ये 20 दिन पहले भी कर रहे थे और मुझे लग रहा है 20 साल बाद भी करते रहेंगे। हो सकता है कहीं डिसइन्वेस्टमेंट की बात हो या वैल्यूएशन कैचअप हो, बट
स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन ये है कि इसको अब बेचें और प्रॉफिट बुक करें और अभी फ्रेश खरीदारी ना करें रेलवे स्टॉक्स में। आईआरसीटीसी इज एन एक्सेप्शन, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आईआरसीटीसी मुझे अच्छा लगता है और अभी भी अगर वैल्यूएशन की बात है तो वो कैचअप करना बाकी है। दूसरी बात, जो आईआरसीटीसी का भी एक मोनोपोली बिजनेस है और बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है और रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, तो अच्छी संभावना है कि आपको आईआरसीटीसी 800 की तरफ जाता दिखे। ओके, तो 800 की तरफ आईआरसीटीसी आपको जाते हुए दिख सकता है, उस पर रखिए नजर। आईआरएफसी, आरवीएनएल, रेलटेल, राइट्स, इन सभी काउंटर में जबरदस्त मूव आपको आती दिखी है। इनफैक्ट आरवीएनएल डबल हो गया 1 महीने के टाइम होराइजन में और बाकी रेलवे स्टॉक्स में भी आप मोमेंटम देख रहे हैं, बट थोड़ा मोमेंटम बाजार से फिसलते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी 150 पॉइंट फिसला है पिछले 5-7 मिनट में। निफ्टी भी करीब 50 पॉइंट आपको फिसलते हुए दिख रहा है पिछले कुछ मिनटों में। डाउ फ्यूचर्स भी ऊपर से नीचे आया है। शो की शुरुआत में हम देख रहे थे डाउ फ्यूचर्स अच्छी मजबूती दिखा रहा था, अब वहाँ पर भी थोड़ा प्रेशर आया, तो पिछले कुछ मिनटों में थोड़ा ऊपर से हल्के हुए हैं बाजार। पुट कॉल रेशियो भी हम देख रहे थे ओवरबॉट टेरिटरी की तरफ मूव कर रहा था, 1.46 का था, अब थोड़ा हल्का बाजार आपको होते हुए दिख रहे हैं। आइए एक बिगुल चार्ट कॉर्नर का कुणाल जी के लिए। बताएं सर। देखिए दीपांशु, बाजार में कुछ ठहराव है और कुछ स्टॉक्स में करेक्शन की शुरुआत होते हुए दिख रही है और ऐसा एक स्टॉक है इंडियन होटल्स, जिसमें मेरी बिकवाली की राय है। अब इंडियन होटल्स का चार्ट बड़ा मजबूत था, लेकिन अब इसमें एक पैटर्न बना है जिसको बेरिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं और इसका ब्रेकडाउन अभी अभी चार्ट पर आता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरी राय में मौजूदा स्तरों पर इसको शॉर्ट करके चलने में फायदा होगा। यहां एक स्टॉप लॉस रखें 326 रुपए पर, 326 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करें। पहला टारगेट स्टॉक के लिए होगा 313 रुपए का, 313 का। इवेंचुअल टारगेट 308 रुपए का, तो 308 रुपए तक नीचे फिसलना चाहिए। शॉर्ट करने की राय है इंडियन होटल्स। तो शॉर्ट करने की राय है इंडियन होटल्स में। दूसरी सेल कॉल आ रही है, अभी सुमित जी ने शुरू करी थी, आई लेटर से ही सेल कॉल शुरू हुई थी इंडस टावर्स, अब आई लेटर से ही आ रहा है आपके लिए इंडियन होटल्स और आई लेटर का ही स्टॉक है जो टॉप लूजर भी है इस समय निफ्टी का, इंडसइंड बैंक। नितिन जी जरा एक बार इंडसइंड बैंक देखें, आज पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं, 1.5% नीचे है, बट एक बार चार्ट देखें सर टॉप लूजर निफ्टी का। देखिए अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग इंडसइंड बैंक में पॉसिबल है, क्योंकि कल एक ब्रेकआउट के बाद वापस ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, अभी 1182 के आसपास है। हल्की करेक्शन आप मान के चलें 1160 तक आ सकती है। निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी थोड़ी कंसोलिडेशन हो रही है, यहाँ पे हल्की ओपनिंग करेक्शन या साइडवेज सा मूवमेंट हो सकता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट रैली बनेगी। अभी पूरा महीना बाकी है, रोल ओवर्स के बाद हम लोग तुरंत मूव कर चुके हैं, तो उसको देखते हुए इंडसइंड बैंक में ऐसा लग रहा है कि एक बार 1160 तक आ सकता है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, फिर वहां से चलेगा ऊपर। अभी रेसिस्टेंस इसमें 1200 1190 पे काफी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बना है, तो शॉर्ट टर्म के लिए एक हल्की करेक्शन 20-25 पॉइंट की नीचे की तरफ मिल सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए थोड़ी करेक्शन आ रही है। सुमित जी, आज सुबह ट्रेड सेटअप में भी हम बात कर रहे थे कि ऊपरी स्तरों से कहां पर मुनाफा वसूली आ सकती है, जो शॉर्ट करने के लेवल्स होंगे। बैंक निफ्टी में वैसे ही सेटअप होते हुए दिख रहा है, जरा एक बार रिविजिट करें सर। बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा दीपांशु। देखो, सुबह जब मॉर्निंग 8:15 बजे जब बैठे थे हम लाइव, तब हमने ये डिस्कस किया था कि आज निफ्टी के अंदर ओपनिंग में अगर आधे घंटे में जो भी गिरावट आती है और 16,550 16,600 के बीच में कोई लेवल मिलते हैं, 18,600 के बीच में अगर कोई लेवल मिलते हैं तो उन लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। सेम वहीं से खरीदारी देखने को मिली और आज का लो 18,552 था और उसके बाद एक बढ़िया मूव हमने निफ्टी में ऊपर की तरफ देखा। जब सेल साइड का लेवल्स का बात आया तो हमने कहा था कि निफ्टी के अंदर ऊपर में रेजिस्टेंस है 18,700 के पास, 18,678 का हाई लगा और 18,700 आज नहीं टूटा। ऐसे ही बैंक निफ्टी में बात हुआ था 43,250 43,300 इन लेवल्स के बीच में इंट्राडे में चार्ट्स को देख के, कैंडल को देख के मोमेंटम पकड़ना हो तो सेल साइड का पकड़ सकते हैं। आप देखिए वहां से रेजिस्टेंस फेज हुआ 43,279 आज का हाई है और वहां से करीब करीब 200-250 पॉइंट अभी इंट्राडे मोमेंटम में निफ्टी में, बैंक निफ्टी में गिरावट आया है। तो ये वापस से अब सपोर्ट के पास आ चुका है 43,000 42,900 ये नीचे में सपोर्ट लेवल है। इन सपोर्ट के आसपास बाइंग बनेगा। तो आज का दिन में अगर आप देखोगे तो नीचे खुला, ऊपर गया, ऊपर में रेजिस्टेंस फेस हुआ और अब वापस से बाइंग जोन में आ रहा है। तो छोटा मोटा अगर और कोई डिप आता है तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी हो जाएगा वापस से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। तो थोड़ा बाजार में हल्का होना लाजमी था और
एग्जैक्टली वही होते दिख रहा है। अभी राहुल ने भी आपको पुट खरीदवाया था, हालांकि वो थोड़ा पोजिशनल बेसिस पर है, बट डेफिनेटली आज इंट्राडे के लिए भी थोड़ा ओवरबॉट जोन में थे बाजार, वहां से हल्के होने की कोशिश इस समय कर रहे हैं। कोई ऐसी बड़ी गिरावट नहीं आ रही है। देखिए छोटी मोटी मूव आ रही है। अभी इंडियन होटल्स की बात करी, वहां पर थोड़ा वीकनेस है। इंडिया बुल्स हाउसिंग थोड़ा ऊपर से फिसला है। कैनरा पीएनबी में आपको थोड़ी सी गिरावट आती हुई दिख रही है। यहाँ पर रखिए नज़र, थोड़ा वीकनेस आपको इंडसइंड बैंक में, जिसकी हम बात कर ही रहे थे, वहाँ पर आपको आती हुई दिखिए। तो चुनिंदा स्टॉक्स है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी आज थोड़ा सुस्त हो रहा है। तो चुनिंदा पीएसयू बैंक्स इन पर्टिकुलर, वहाँ पर आप इस समय वीकनेस देख रहे हैं। ऑफकोर्स प्राइवेट बैंक्स में से इंडसइंड बैंक सबसे ज़्यादा नीचे आपको दिख रहा है इस समय, और सिटी यूनियन बैंक में भी थोड़ी वीकनेस आई है। बट एक और स्पेस जहाँ पर रखनी है नज़र, और वह है आपकी इंसेक्टिसाइड कंपनीज। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया है जो इन कंपनीज के लिए फ़ायदे की बात हो सकती है आने वाले समय में। आइए जरा समझते हैं क्या नया डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पर। अरमान है हमारे साथ। अरमान बताइए क्या चल रहा है यहाँ पर। जी बिल्कुल, जैसा कि जो इंसेक्टिसाइड्स बनाने वाली कंपनियां, जिसमें आप इंसेक्टिसाइड्स इंडिया ले लीजिए, यूपीएल ले लीजिए, रैलीज इंडिया ले लीजिए, इन पर आपको फोकस रखना है। इनके लिए फायदे वाली न्यूज़ है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और जो फार्मर्स वेलफेयर है, उन्होंने एक जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया है। अब ये नोटिफिकेशन वो क्या कह रहे हैं, नोटिफिकेशन में वो कह रहे हैं कि अगर आपको अब से जो इंसेक्टिसाइड्स की जो बिक्री है, अब वो ऑनलाइन भी अलाउ कर रहे हैं। ऑनलाइन कर रहे हैं इसका मतलब ये कि आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से भी जो है आप इंसेक्टिसाइड्स को आप ऑर्डर कर सकते हो। अब ये इंटरेस्टिंग चीज इसलिए भी है क्योंकि उसके पहले ये नहीं था। और अब अगर आप देखेंगे ओवरऑल जो मार्केट जो है, अगर आप अगर एक कीटनाशक का पूरा मार्केट देखेंगे 86,000 करोड़ का है। और उसी के साथ साथ यह अब क्या होगा, इसका होने का जो इसमें जो नोटिफिकेशन है उसमें एक चीज और क्लियर हो रही है कि जो बीच में अब जैसे फार्मर्स और जो मैन्युफैक्चरर्स के बीच में जो भी इंटरमीडिएट शायद उनके लिए हो सकता है कि अब दिक्कतें हों। और ऐसा होने पर जो ब्रांडेड कंपनियां हैं या फिर जो लिस्टेड कंपनियां हैं जो ब्रांडेड और क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना रही हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स जो है डायरेक्टली जो है हो सकता है अब जो फार्मर्स को बेच सके। तो इन जो लिस्टेड कंपनियां हैं जो ब्रांडेड इंसेक्टिसाइड्स बेच रही हैं, उनको डेफिनेटली अगर हो सकता है कि आने वाले समय में इनको फायदा होता हुआ देखेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें, इंसेक्टिसाइड्स इंडिया का लगभग 53% रेवेन्यू जो है वो इंसेक्टिसाइड से आता है। रैलीज इंडिया का भी 20% से ज्यादा का अगर देखेंगे तो इनका इंसेक्टिसाइड से आता है। और यूपीएल के भी कई ब्रांड ऐसी हैं जो इस कोर कैटेगरी में है। तो ओवरऑल अब जो इंसेक्टिसाइड्स हैं आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से फार्मर्स जो हैं अपने घर पर मंगा सकते हैं। और इसलिए ब्रांडेड कंपनियां जो ऑर्गेनाइज मार्केट में है उनको बढ़िया इससे फायदा होने की उम्मीद है। ओके, तो ये है आपके लिए इंसेक्टिसाइड्स बनाने वाली कंपनीज के लिए फायदा है। सिर्फ इंसेक्टिसाइड्स अभी तक जो नोटिफिकेशन आया है, हालांकि कह ये रहे कि हो सकता है ये पेस्टिसाइड्स में भी, पेस्टिसाइड्स में सब कुछ आ जाता है, इंसेक्टिसाइड्स भी उसी का पार्ट हो जाता है। इंसेक्टिसाइड एक स्पेसिफिक है। और वहां पर अभी ये नोटिफिकेशन आया है कि सिर्फ स्पेसिफिकली इंसेक्टिसाइड्स को आप ई कॉमर्स के जरिए भी अब आप बिक्री चालू कर सकते हैं। अभी तक नहीं था, ये नोटिफिकेशन अभी आया है कि आप ऑनलाइन भी फ्लिपकार्ट, अमेजोन से जैसे आप दूसरे प्रोडक्ट्स मंगाते हैं वैसे इंसेक्टिसाइड्स आप ऑर्डर कर सकते हैं फार्मर्स के लिए। चोपड़ा साहब थोड़ा समझाएं इसे। एक तरह से नया डिस्ट्रीब्यूशन वर्टिकली खुल जाता है इन कंपनीज के लिए, थोड़ा और ऑप्शन हो जाता है। तो जो ब्रांडेड प्लेयर्स हैं, जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं, उन्हें ज्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए सर। बिल्कुल, पूरा एग्रोकेमिकल स्पेस के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है दीप, और मेरा ये मानना है कि इससे मार्केट ब्रॉडन होगा, डीप होगा। जो अभी बात हो रही थी जैसे इंसेक्टिसाइड्स इंडिया का जो डिस्ट्रीब्यूशन से 53% क्या कहते हैं मार्केट शेयर है, मुझे लगता है इससे डीपन होगा। और डीपन होने की वजह से सेल्स बढ़ेंगी। और इसके अलावा मुझे लगता है कि जो अच्छी कंपनीज हैं जो हमने अभी बातचीत करें, इंसेक्टिसाइड्स है, रैलिस है, यूपीएल है, भारत रसायन है, इन सब का नेटवर्क बढ़ेगा। अब इंटरनेट की जो पहुंच है वो बहुत डीप होती जा रही है, और गांव देहात तक भी लोग अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से सामान मंगा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी पहल है। इसके अलावा भी मुझे लगता है कि जो शहरी लोग हैं वो भी जैसे जो बागवानी करते हैं वो भी मंगाया करेंगे। तो मुझे लगता है मार्केट ओवरऑल एक्सपैंड करेगा। किसी भी नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के खुलने से ये ओवरऑल बहुत अच्छी खबर होती है, और एक नया वर्टिकल और नया प्रॉफिट सेंटर ऐड हो जाएगा हर एक कंपनी की बैलेंस शीट में। तो वैसे भी मैंने पहले भी इंसेक्टिसाइड इंडिया कई बार रिकमेंड भी किया है, बहुत निचले स्तरों के। उसके बाद इसमें एक बोनस भी आ चुका है। मेरा यह मानना है कि ये कंपनी अच्छा करेगी, और 800 के स्तर के लिए इसको भी खरीदा जा सकता है। ओके, तो 800 के स्तर के लिए यहाँ पर भी आप खरीदारी करें इंसेक्टिसाइड्स, और इस स्पेस के लिए, इस कंपनी के लिए भी अच्छी खबर आपको आती हुई दिख रही है। एक बार यूपीएल का भी चार्ट देखें। थोड़े समय से यूपीएल में कुछ एक्शन नहीं हुआ है। सिमी जी क्या चल रहा है यूपीएल में आजकल, डिस्कस नहीं होता है ज्यादा?
पर ओवरऑल दीपांशु चार्ट बहुत अच्छा ही है और मुझे लगता है कि स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। लोअर लेवल से अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है, जो भी है ऊपर में ब्रेकआउट का इंतजार है। ब्रेकआउट 784-85 के ऊपर देखने को मिलेगा। तो अभी 770 के आसपास, 777 के आसपास है। मुझे लगता है कि जिन्होंने भी पहले से पोजीशन होल्ड किया है उनको मैं होल्ड करके रखने का ही सलाह दे रही हूँ। और स्टॉक आगे जाके 84-85 का लेवल पार करेगा तो 800-810 तक भी जाएगा। ओवरऑल बुलिश बायस है, चार्ट अच्छा है, लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करने का ही सलाह होगा। लॉन्ग पोजीशन होल्ड करी यूपीएल पर है नजर। आइए सुमित जी के लिए बिल्कुल सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, एक सेल कॉल और मेरे रडार पे आया है। 555 रुपया, 554 रुपया 50 पैसा ये स्टॉक का अभी भाव चल रहा है फ्यूचर्स के अंदर। स्टॉक का नाम है जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड के अंदर भी सेलिंग प्रेशर है। स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक है। स्टॉक ने पिछले एक महीने में ऊपरी लेवल से गिरावट दिखाया, फिर लोअर लेवल से 5 से 7 दिन का बाउंस बैक आया और अब ये वापस से यहां से गिरावट दिखाने को तैयार है। जैसे फ्लैग पैटर्न बनता है ऊपर की तरफ, वैसे ही इनवर्स फ्लैग बन रहा है और इसका ब्रेकडाउन आएगा जब स्टॉक नीचे में यहां से 10-20 रुपए का गिरावट और दिखा देगा। मेरे को लग रहा है कि स्टॉक यहां से 20 रुपए का गिरावट दिखाने को तैयार है। 565 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के जुबिलेंट फूड में अभी यहां पे बिकवाली करें। 545 का इसका होगा पहला टारगेट, 535 का होगा इसका दूसरा टारगेट। ये 535 जो लेवल है ये नीचे में इसका सपोर्ट लेवल है जहां से इसने बाउंस बैक लिया। ये लेवल अगर टूट गया तो बड़ा गिरावट आएगा। फिलहाल 565 के छोटे से स्टॉप लॉस से बिकवाली करें। 545, 535 2-3 दिनों का ये व्यू रहेगा। नीचे में 545, 535 के टारगेट्स के लिए बिकवाली कर सकते हैं। ओके, तो 545 और 535 का टारगेट जुबिलेंट फूड। सुमित जी, जब मोमेंटम में आते हैं बेचने की तो बैक टू बैक सेल कॉल्स ही देते हैं। इंडस टावर्स पर उन्होंने सेल कॉल दी है, अब जुबिलेंट फूड पर आपके लिए सेल कॉल आती हुई दिख रही है और यहाँ से मोमेंटम भी थोड़ा आपको बिगड़ते हुए दिख रहा है। बाजार संभला हुआ है, इंडेक्स लेवल पर कोई ऐसी परेशानी नहीं है, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखें तो कुछ कुछ काउंटर्स में आपको वीकनेस बनती हुई दिख रही है। ग्रैन्यूल्स इंडिया भी आज 2.5% नीचे, इस चार्ट पर भी रखे नजर। काफ़ी टाइम से इस पर भी चर्चा नहीं हुई है। 350 के लेवल पर ग्रैन्यूल्स आपको आते हुए दिख रहा है। टाटा कम्युनिकेशन एक और ट्रेडर फेवरेट काउंटर, यहाँ पर भी आपको थोड़ी वीकनेस ही बनती हुई दिख रही है। ग्रैन्यूल्स पर एक बार राय ली जाए। राहुल, जरा ग्रैन्यूल्स का चार्ट देखें, इस पर भी थोड़ी गिरावट आ रही है इस समय। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, प्रेशर है स्टॉक के अंदर, लगातार लोअर हाइस के सेटअप बना रहा है ग्रैन्यूल्स और आज के दिन में इसने 50 दिन के मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। देखिए, ब्रॉडली जब आपका ओवरऑल सेक्टर ठीक ठाक करता हो, ब्रॉडर मार्केट बहुत ही बेहतरीन हो और उसमें अगर स्टॉक अंडर परफॉर्म करे तो क्लियरली एक रेड फ्लैग है और मेरे हिसाब से ये स्टॉक अब अपने अगले सपोर्ट लेवल्स की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। 330 के आसपास मल्टीपल सपोर्ट है स्टॉक को, तो बायस इसमें बिल्कुल बेरिश रहता है। क्लियरली लास्ट 2 दिन से काफी हैमरिंग देखने को मिली है। आपके पास इसमें शॉर्ट पोजीशन है या फ्रेश पोजीशन लेना चाहते हैं, मेरे हिसाब से 355 के स्टॉप लॉस से इसमें शॉर्ट किया जा सकता है। फ्यूचर्स के हिसाब से 350 से ज्यादा फर्क नहीं है कैश और फ्यूचर के अंदर और मुझे लगता है कि 330 तक के लेवल्स आपको नीचे में देखने को मिल सकते हैं। तो क्लियरली एक बेरिश ब्रेकडाउन है। 50 दिन का मूविंग एवरेज एक अच्छे मार्केट में बाजार में तोड़ते हुए स्टॉक, तो एक यहाँ पर बेरिश साइन इंडिकेट होता है। तो ये है आपके लिए ग्रैन्यूल्स, जहाँ पर आपको थोड़ा गिरावट आती हुई दिख रही है। 350 का लेवल अभी तोड़ा है, फ्यूचर्स पर नीचे आया है वहाँ से। अब देखते हैं यहाँ से कैसी चाल इस पर आती हुई दिखेगी। ग्रैन्यूल्स पर आप वीकनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट एक और स्पेस है जहाँ पर आपको थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख सकता है और वो है आपके लिए BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके लिए नया डेवलपमेंट हुआ है। MD एंड CEO का जो पदभार संभालने वाले हैं उनको सेबी की मंजूरी मिल चुकी है, तो BSE को फाइनली नया MD एंड CEO मिलने की तैयारी है। कौन है नए MD एंड CEO? सुंदररामन राममूर्ति साहब, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। क्या है इनकी प्रीवियस प्रोफाइल, क्या है इनका अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड, ये बताने के लिए आशीष हमारे साथ तैयार है। आशीष, थोड़ा लाइट थ्रो करिए, नए BSE के MD एंड CEO जो आ रहे हैं, कैसा है इनका बैकग्राउंड? दीपांशु, BSE के लिए देखिए बड़ा अच्छा मौका है क्योंकि बहुत बड़ा अनुभव इनको मिलने वाला है। 38 सालों का अनुभव है इन्हें फाइनेंशियल मार्केट्स में। इससे पहले अगर आप देखें तो NSE में भी काम किया, लेकिन पिछले 8 साल से बैंक ऑफ अमेरिका की जो इंडियन इकाई है यहाँ पर MD और CEO के पद पर बने हुए थे और NSE में देखिए 20 साल इन्होंने काम किया है और इससे पहले NSE से पहले IDBI बैंक में भी ये 7 साल बने हुए थे।
अब देखिए खास बात ये बीएससी के लिए इसके लिए हो जाता है क्योंकि बीएससी अगर आप देखें तो कैश के वॉल्यूम्स में तो लीडर है, इनफैक्ट ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है कि काफी ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पर कैश में देखने को मिलती है, लेकिन इनका डेरिवेटिव स्पेस बिल्कुल भी पिकअप नहीं कर रहा है। एनएससी की तुलना में देखें तो ना के बराबर यहाँ पर एफएनओ की वॉल्यूम्स है, और इसका फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा क्योंकि जब इंडेक्स की शुरुआत हुई थी तब से सुंदर रमन राममूर्ति साहब जो है वो एनएससी के साथ जुड़े थे, और इनफैक्ट सबसे लोकप्रिय एक इंडाइसेस है निफ्टी बैंक, इसके डेवलपमेंट में खास योगदान देखने को मिला है। सीपीसी ईटीएफ यहाँ पर भी देखें तो इसकी शुरुआत इन्हों की तरफ से ही देखने को मिली, और बैंक निफ्टी के विकास में भी काफी अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा अगर देखें तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, क्लियरिंग है, सेटलमेंट है, इसके जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काफी बड़ा इन्होंने काम किया हुआ है, तो बीएससी को इसका जरूर फायदा देखने को मिलेगा। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो आप देखिए कि काफी बढ़िया, इनफैक्ट मद्रास यूनिवर्सिटी से बीएससी केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स की डिग्री इन्होंने ली हुई है। साथ में एसोसिएशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स से इनके साथ डिग्री है, कॉस्ट अकाउंटेंट भी है, तो काफी अच्छी एजुकेशन, 38 साल का अनुभव है, बीएससी को इससे जरूर फायदा होगा। बैंक निफ्टी के डेवलपमेंट में इनका रोल था। हाँ, बैंक निफ्टी और सीपीएसई ईटीएफ दोनों के लिए, सीपीएसई इंडेक्स माफ कीजिएगा, सीपीएसई इंडेक्स, हाँ, निफ्टी पीएसई जिसे बोलते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स बेसिकली एनएससी पे के करते थे। और डेरिवेटिव वॉल्यूम्स जो शुरुआत की गई थी उसमें भी बहुत बड़ा योगदान है इनका। तो जो एनएससी की ग्रोथ हुई है उसमें इनकी बड़ी बड़ा श्रेय इनको जाता है। ओके, और अब बीएससी में आ रहे हैं। बीएससी में आ रहे हैं। ओके, बड़ा डेवलपमेंट है, बड़ा एक्सपीरियंस है। ये जो बात आशीष कह रहे हैं कि 20 साल एनएससी में काम किया, इनफैक्ट एनएससी की शुरुआत से ये एनएससी के साथ जुड़े हुए थे, तो वो एक्सपीरियंस अब ये बीएससी लेकर आएंगे। सुंदर रमन राममूर्ति साहब, चोपड़ा साहब, बीएससी पर नए आशीष चौहान साहब के रिप्लेसमेंट एमडी एंड सीईओ का नाम सामने आ गया और बड़ा एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं, और एनएससी में लंबी पारी भी थी इनकी सर। अच्छी खबर है बीएससी के लिए क्योंकि अभी तक देयर वाज नोबडी एट द हेल्म, सो आई थिंक अच्छी खबर है कि एक सीनियर व्यक्ति जो कि एक्सपीरियंस्ड हैं, जो कि एक्सचेंज की ग्रोथ के साथ जुड़े हुए हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था को और पूरे के पूरे बाजार को अच्छे से समझते हैं, एक ऐसा व्यक्ति का आना बहुत अच्छी खबर है। और मुझे लगता है बीएससी निरंतर अच्छे प्रोडक्ट्स लाने की कोशिश कर रहा है, मगर फिर भी एनएससी से काफ़ी पीछे है, तो मुझे लगता है कि अभी और दौड़ बाकी है। बीएससी को काफ़ी इम्प्रूव करना पड़ेगा अपने वॉल्यूम्स बढ़ाने के लिए, इंक्लूजन बढ़ाने के लिए, ताकि कंपनीज ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, रिटेल कस्टमर्स ज़्यादा जुड़े, बीएससी पे ट्रेड करें, क्योंकि अगर आप कंपेयर करें बीएससी और एनएससी के वॉल्यूम्स को, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये देखना होगा किस प्रकार से ये जो रिटेल पार्टिसिपेशन है उसका इंक्लूजन करते हैं, कंपनीज को इन्वॉल्व करते हैं बीएससी में। जिस प्रकार से एनएससी ने बहुत ही डीपली काम किया है, मुझे लगता है मार्केट की पेनिट्रेशन को बढ़ाया है, उस तरह से मुझे लगता है बीएससी को और कुछ काम करने की आवश्यकता है। तो एक व्हेन समबडी इज न्यू ऑन द हेल्प, जो नए व्यक्ति आए हैं, मुझे लगता है नए आइडियाज़ लेके आएंगे और नई ऊर्जा लेके आएंगे अपने साथ, और देखना होगा किस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो अभी फिलहाल कहना मुश्किल है कि बीएससी में इमीडिएटली कुछ, बीएससी के स्टॉक में इमीडिएटली कुछ बेहतरी देखने को मिलेगी, मगर हाँ, परफॉर्मेंस वॉच करनी पड़ेगी किस प्रकार से बीएससी अब शेपअप करता है और एनएससी से अपना जो गैप है वो कम करे और ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स लेकर आए, मैं यही बोलना चाहूँगा। और रिटेल पार्टिसिपेशन बीएससी पे बढ़े। और एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ, बीएससी पे जो जनरली चार्जेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एनएससी से, तो ये भी एक कारण है कि लोग एनएससी पे ज़्यादा ट्रेड करते हैं। तो जो इनका कंपनीज का फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया है उस पर काम करें, तो बहुत सारा कुछ है देखने के लिए। तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट, और मुझे लगता है कि अगर एक अच्छे एक्सपीरियंस व्यक्ति आए हैं तो कुछ नए आइडियाज़ लेके आए होंगे, विच इज़ ओवरऑल गुड फॉर द इंडियन मार्केट्स एंड बीएससी पर से। बीएससी के लिए तो अच्छी खबर है कि एक एक्सपीरियंस्ड कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट ही अब वापस यहाँ पर कमान संभालने के लिए तैयार हो रहे हैं। चार्ट्स पर भी एक बार राय ली जाए। हिमांशु जी, काफी समय से डिस्कशन में आए नहीं है, एक कंसोलिडेशन में चला गया पिछले कुछ महीनों से बीएससी 580 के लेवल पर, चार्ट्स क्या कहती हैं सर? दीप, देखिए काफी समय से ये जो साइडवेज कंसोलिडेशन है कहीं ना कहीं यही इशारा कर रही है कि स्टॉक एक बहुत बड़ी तेजी के बाद कुछ ना कुछ प्राइस साथ साथ टाइम करेक्शन यहाँ पर शायद अपनी पूरी कर रहा है। बड़े चार्ट्स पे मेरा ऐसा मानना है कि ब्रॉडली 540 550 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स हैं, और जब तक ये स्टॉक उस लेवल के ऊपर बना हुआ है ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, और एक बड़ी करेक्शन के बाद स्टॉक शायद 540 550 के आसपास एक इंटरमीडिएट टर्म बॉटम बनाता हुआ नजर आ सकता है। जहां तक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए खरीदारी की बात है, मेरा ऐसा मानना है कि अभी स्टॉक में किसी तरह का कोई मोमेंटम बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का नजरिया है तो 600 रुपए के ऊपर अगर स्टॉक चलता है तभी यहाँ पर मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा।
बट हाँ, लंबे समय के लिए मुझे लगता है कि 550 560 अच्छे लेवल्स हैं जहां पर इसमें पोजिशनल तौर के लिए खरीदारी की जा सकती है। ओके, तो पोजिशनल बेसिस पर यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। ये है आपके लिए BSE पर राय, नज़र रखिए इस पर। बट नए MD एंड CEO साहब कमान संभालने के लिए आ रहे हैं। इस बीच बाजार में थोड़ी वीकनेस अब आपको बढ़ती हुई दिख रही है, स्पेशली बैंक निफ्टी को पुलअप करिए। बैंक निफ्टी अपनी सारी गेंस गिव अप करते हुए दिख रहा है। अब सिर्फ 27-28 पॉइंट ही ऊपर बचा है। 43,050 के लेवल पर एग्जैक्टली बैंक निफ्टी आ रहा है। डेज हाई से 225 पॉइंट का करेक्शन आपको बैंक निफ्टी में दिखा है। PNB इस समय गिरावट में आपको सबसे आगे दिख रहा है। परसेंटेज वाइज सबसे टॉप लूजर नहीं है, बट जो रिसेंट गिरावट आ रही है वहां पर PNB ज़्यादा वीकनेस आपको दिखा रहा है। राहुल, एक बार PNB का चार्ट देखें, 1.25% नीचे। रोज बड़ी ब्लॉक डील्स होती हैं, सबसे एक्टिव भी यही काउंटर रहा है एक्चुअली, बट अब PNB थोड़ा प्रेशर में आ रहा है। जी हाँ दीपांशु जी, देखिए इतना बेहतरीन मूव आया स्टॉक के अंदर, 1 वे 44 से लेके 55 प्लस तक के मूव देखे, तो एक पुल बैक यहाँ पर होना बहुत ही नॉमिनल है। मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग है ये, कोई ज्यादा कोई ऐसा रेड फ्लैग नहीं है, बट डेफिनेटली अगर डिप्स पे आएगा तो री एंट्री करने की चेष्टा की जा सकती है। डिप्स कहाँ तक आए तो ले, मेरे हिसाब से 48-50 का रेंज एक अच्छा रेंज है जहां पर आप री एंट्री करने के मौके ढूंढ सकते हैं। और ओवरऑल मुझे लगता है कि आप इन्वेस्टर है तो अगर आप प्रॉफिट में बैठे हुए अच्छे खासे आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, काफी समय तक स्टॉक 30-35 रुपए में रेंज बाउंड था, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए क्योंकि PSU बैंक ने अपनी भूमिका निभाई और बैंक निफ्टी में फाइनली एक थोड़ा सा यहाँ पर सप्लाई स्ट्रॉन्ग दिखता हुआ आ रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास प्रॉफिट्स है PSU बैंक पे तो बुक कीजिए। और ओवरऑल जहां तक PNB का सवाल है, एज ए ट्रेडर मेरे हिसाब से यहाँ पर क्लियरली एक डिप आता हुआ दिख रहा है। 48 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट है स्टॉक के अंदर। तो ये है आपके लिए PNB जिस पर आपको रखनी है नज़र। एक्शन में दिख रहा है PNB आपको फिसलते हुए दिखाए, इस पर रखिए नज़र। और भी चुनिंदा बैंक्स हैं जहां पर आपको वीकनेस बनती हुई दिख रही है। थोड़ा ऊपर से बाजार हल्के हो रहे हैं, वही कोशिश जो पिछले कुछ मिनटों की बाजार की थी। इंडसइंड बैंक कमजोर है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक फिसला है, IDFC फर्स्ट फेडरल यहाँ पर भी आपको वीकनेस आ रही है। एक बंधन बैंक है जो तेजी में है और ICICI बैंक जो होल्ड आउट कर रहा है। अदरवाइज बाकी बैंक्स में थोड़ा मोमेंटम आपको इस समय फिसलते हुए दिख रहा है और बैंक से ही थोड़ा प्रेशर आ रहा है। HDFC बैंक ना कल इसने पार्टिसिपेट किया था ना आज पार्टिसिपेट कर रहा है और कोटक बैंक ये भी कहीं जाने के मूड में नहीं दिख रहा है आपको। एक बार ICICI बैंक का नितिन जी अगर हैं हमारे साथ तो उनसे ICICI बैंक पर भी एक राय लेते हैं। नितिन जी, इंडसइंड की तो बात करिए, एक बार ICICI बैंक भी देखें सर। देखिए पूरे बैंक्स में सबसे स्ट्रॉन्ग डेटा ICICI बैंक का है और ICICI बैंक अभी भी 1% ऊपर है। इसमें रोल ओवर्स के बाद से कंटिन्यूअस बाइंग है और नेक्स्ट रैली जब भी बैंकिंग में बनेगी, हो सकता है 1-2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद एक रैली बने क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। तो ये लीडरशिप ICICI बैंक से आनी चाहिए और ICICI बैंक दिसंबर एक्सपायरी में मुझे ऐसा लग रहा है कि 970-975 की तरफ जा सकता है। अभी 946 का रेट है। अगर कोई करेक्शन मिल जाए निफ्टी में, जैसे करेक्शन अगर मिलती है 1-2 दिन में और अगर ये 935 के आसपास मिले तो वो बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी क्योंकि 920 के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर कोई डिप मिले तो उस समय आप कॉल ऑप्शन अटेम्प्ट ले सकते हैं। अदरवाइज ओवरऑल देखेंगे तो पूरे दिसंबर की एक्सपायरी के ख्याल से ICICI बैंक का डेटा काफी पॉजिटिव है और मुझे लगता है 970-975 इस एक्सपायरी में आनी चाहिए। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी अगर मिलती है तो बहुत बेहतर होगी ICICI बैंक। पोर्ट बाजार को ICICI बैंक की तरफ से जरूर आ सकता है। इवन इफ HDFC बैंक कुछ नहीं करने के मूड में, एटलीस्ट ICICI बैंक तो आपको सपोर्ट दे रहा है। बट बजाज फिनसर्व भी इस समय आपको फिसलते हुए दिख रहा है। 1.25% नीचे बजाज फिनसर्व भी अभी आया है। बजाज फाइनेंस 0.5% नीचे आया है। राहुल, जरा बजाज फिनसर्व का चार्ट देखें, 1.25% नीचे 1630 का लेवल इस समय। जी हाँ, देखिए बजाज फिनसर्व में भी इनफैक्ट जो लास्ट 3-4 दिन का कंसोलिडेशन था वो यहाँ पर कहीं ना कहीं रिजेक्शन में तब्दील होता हुआ दिख रहा है। कल के दिन पहला आवरली कैंडल था उसमें अच्छी वॉल्यूम्स का पार्टिसिपेशन था, लेकिन स्टॉक उसके उस कैंडल के हाई के ऊपर यानी कि 1660 के ऊपर बिल्कुल भी टिक नहीं पाया। मेरे हिसाब से एक फ्रेश ब्रेकडाउन बनेगा अगर 1620 का लेवल नीचे में टूटता है। सारे के सारे कैश लेवल्स है 1620 के नीचे। मुझे लगता है कि एक और राउंड ऑफ सेलिंग स्टॉक में देखने को मिल सकता है जहां पे हमें 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है स्टॉक का तकरीबन 1560 के आसपास इन लेवल्स तक मंदी एक्सटेंड होती हुई दिख सकती है। तो 1620 के नीचे शॉर्ट करने की राय रहेगी। मेरे हिसाब से छोटा स्टॉप लॉस लगाइए 1650 का और ये जो तीनों लेवल्स है ये सारे के सारे कैश के हिसाब से कंडीशनल शॉर्ट रहेगा। लेवल ब्रेक करने पे शॉर्ट करिए, अभी नहीं। हाँ ओके, तो ये है आपके लिए
बजाज फिनसर्व जिस पर रखिए नज़र, बजाज फाइनेंस इस पर भी रखिए नज़र। दोनों ही काउंटर आपको फिसलते हुए दिख रहे हैं। थोड़ी थोड़ी सुस्ती इस समय आपको ट्रेड में आती हुई दिख रही है। बजाज ट्विंस की तरफ से, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक की तरफ से भी एक्शन नहीं है। इंडसइंड बैंक भी आपको वीक दिख रहा है। हल्की गिरावट है, कोई ऐसी मूव नहीं है। डाउ फ्यूचर्स नेगेटिव टेरिटरी में आ गया, तो शायद उसका भी आप थोड़ा इम्पैक्ट इंडेक्स के लेवल्स पर देख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स जो शो की शुरुआत में करीब 100 पॉइंट ऊपर था, अब आपको नेगेटिव टेरिटरी में आते हुए दिख रहा है, तो उसका भी हल्का ही से बट एक इम्पैक्ट तो होते हुए दिख ही रहा है। आइए, बैन से बेनिफिट क्या हो सकते हैं बदलाव? 3 स्टॉक्स ऑलरेडी बैन में हैं। चलते हैं आशीष के पास। इंडिया बुल्स, BHEL और डेल्टा, ये तो 3 बैन में है। और कोई जुड़ने के लिए तैयार? दीपांशु, पहले तो इनका अपडेट दे दूं कि तीनों तो बिल्कुल बैन से बाहर आएंगे नहीं, कल ही एंट्री हुई है इनकी। तो BHEL यहाँ पर 98% है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 96% है, डेल्टा कॉप है करीब 93%। तो तीनों स्टॉक बैन में बने रहेंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग स्टॉक ऐसे जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले, PNB, यहाँ पर दबाव आया बाजार के साथ और इसके साथ पोजीशंस थोड़ी सी बड़ी हैं, लेकिन 95% के आंकड़े को क्रॉस नहीं किया। अभी भी है हमारे पास 15 मिनट यहाँ पर बाजार बंद होने के लिए। तो PNB में अभी फिलहाल आप देखिए करीब 95%, और ऐसा नहीं कि एक ही दिन में, कल भी आप देखिए 88% ही। तो डेफिनेटली स्टॉक को अपने रडार पर तो रखना ही पड़ेगा। हो सकता है कि यहाँ से और फर्दर पोजीशंस बढ़ती हैं तो 95% के आंकड़े को क्रॉस कर जाएगा, फिर स्टॉक में पॉसिबिलिटी की बैन में आ जाए। तो 94.96 है, 95% को क्रॉस नहीं किया है। PNB स्लाइट पॉसिबिलिटी की स्टॉक बैन में आ जाए। बॉर्डर पर है। अब तक लॉन्ग्स वाले बैन में आए थे, अब पहला ये जो शॉर्ट वाला है शॉर्ट में आ सकता है। ओके, तो PNB बैन में आने की तैयारी में है, शायद हो सकता है आए, एकदम बॉर्डर पर है इस समय, बट संभावना उसकी बन रही है। एक इंटरेस्टिंग अपडेट आ रहा है ग्लैंड फार्मा के लिए, जिसके लिए हम बात भी कर रहे थे। कंपनी की तरफ से सफाई आई है कि फोसन फार्मा की हिस्सा बिक्री की खबर पर सफाई है। मैनेजमेंट कह रहा है कि उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, बट ऑफ कोर्स ये प्रमोटर लेवल की बात है नहीं है वो अलग बात है, बट मैनेजमेंट का कहना है कि उनको इस खबर की कोई जानकारी नहीं है। तो डायरेक्ट खंडन नहीं करा है, बट कह रहे हैं कि फिलहाल उनको कोई जानकारी नहीं है। ग्लैंड फार्मा, इसके लिए आप पर अपडेट आ रहा है इस समय। ओके, नज़र रहेगी इस काउंटर पर भी, देखते हैं आगे ये डेवलपमेंट्स कैसे हैं, बट नज़र रखिए HUL पर। टॉप गेनर है इस समय, अच्छी मूव HUL पर आपको आ रही है, और JSW स्टील पर आज आपको अच्छी मूव आ रही है। सुबह से ही बजिंग है, और अब सेकंड बिगेस्ट गेनर निफ्टी का JSW स्टील आपको बनते हुए दिख रहा है। सिमी जी, जरा JSW स्टील भी देखें, ये भी अच्छे मोमेंटम में है। कल मेटल्स की वीकनेस थी, आज मेटल्स की स्ट्रेंथ है। JSW स्टील का चार्ट कैसा क्या है? JSW स्टील, दीपांशु, इनफैक्ट आज एक ब्रेकआउट दे रहा था, लग रहा था कि शायद ये स्टॉक अब वापस नीचे नहीं मिलेगा, पर ये जहाँ पे ऊपर का लेवल से नीचे आके जहाँ पे बंद कर रहा है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी एक नया टेरिटरी में जाने के लिए पूरा तैयार हो चुका है। तो अभी डे हाई से थोड़ा सा नीचे तो आया ही है, पर इसमें कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने पोजिशन लिया है वो कैरी करे। मुझे लगता है कि ये स्टॉक आगे 750 तक जाने का पूरा मतलब यहाँ पे गुंजाइश है। तो ऊपर में 750 का टारगेट के लिए JSW स्टील को होल्ड करके चलिए या खरीद कर चलिए। और दीपांशु, अगर मौका मिलता है तो मुझे मेरा एक STBT कॉल है, तो वो मैं देना चाहूंगी अगर 1 मिनट में आए। सिमी जी हाथ पहले सुमित जी ने खड़ा कर दिया था कॉल के लिए, कतार में वो आ गए, बट उसके बाद आप ही का नंबर है। आइए एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, एक सेल कॉल और रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है फ्यूचर्स के अंदर 1036, 1036। स्टॉक का नाम है टाटा केमिकल। टाटा केमिकल के अंदर सेलिंग प्रेशर है। स्टॉक का स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा सा वीकनेस का संकेत मिला है। पिछले कई दिनों से स्टॉक के अंदर सेलिंग प्रेशर है। स्टॉक ने फिर 5-6 दिनों में साइडवेज मूव दिखाया, और अब आज वापस से स्टॉक के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। फ्यूचर्स के अंदर स्टॉप लॉस लगाए 1045 का, यहां पे टाटा केमिकल में बिकवाली करे। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 1025 फ्यूचर्स का लेवल है पहला टारगेट, 1010 दूसरा टारगेट। 1-2 दिनों के लिए ट्रेड रहेगा। टाटा केमिकल में बिकवाली करे 1045 के स्टॉप लॉस से 1025 और 1010, ये 2 लेवल देखने को मिलने चाहिए। 1025, 1010 के टारगेट्स के लिए टाटा केमिकल्स में करें खरीदारी। बिगुल, सिमी जी के लिए, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी।
दीपांशी, इस बार सेलिंग मोड में एक स्टॉक है जो मुझे लगता है कि शेयर करना चाहिए। ये स्टॉक गिरावट शो कर सकता है। एक तो स्टॉक में हाई बना था कुछ दिन पहले, 9 नवंबर को स्टॉक ने हाई बना था। स्टॉक का नाम है कोल इंडिया, 263 के आसपास हाई बनाया था और उसके बाद पूरा सीरीज ये स्टॉक वीकनेस ही शो कर रहा है और लगातार 5 ट्रेडिंग सेशन के एक सपोर्ट को होल्ड करने का कोशिश कर रहा था, जो सपोर्ट अभी ब्रेक होने का तैयारी में है। तो करंट लेवल पर कोल इंडिया को सेल करके चलने का सलाह होगा। 227 के आसपास है कैश का भाव और 228-29 के आसपास है फ्यूचर्स का भाव। तो मैं दोनों का ही पैरामीटर्स दे देती हूँ। तो फ्यूचर्स में अगर कोई सेल कर रहा है तो 232 का स्टॉप लॉस के साथ करना पड़ेगा। पहला टारगेट होगा 225, सेकंड टारगेट होगा 222 और तीसरा टारगेट होगा 220। और जिन्होंने 227 के आसपास जो सेल कर रहा है उनका टारगेट 222 से 220 का ही होगा, स्टॉप लॉस 231 के होगा। तो मुझे लगता है कि कोल इंडिया को सेल करके चलना चाहिए। ये स्टॉक वीक है और एकदम पूरा महीना ये अंडर परफॉर्मेंस शो किया है, तो ये थोड़ा सा और वीकनेस शो कर सकता है यहाँ से। बिल्कुल, तो वीकनेस आ रही है कोल इंडिया में और अब बैक टू बैक सेल कॉल शुरू हो रही है। सुमित जी ने शुरुआत करी थी इंडसइंड बैंक से, उसके बाद सेल कॉल आ रही हैं। आइए देखते हैं हिमांशु जी को कुछ खरीदना है या इनकी भी एक सेल कॉल, बिगुल हिटमैन हिमांशु, और उसके बाद जय ठक्कर भी हमारे साथ जुड़ेंगे कैश के ऑप्शन के लिए। बताएं हिमांशु जी। दीपांशु, कोइंसिडेंटली मेरा भी स्टॉक वही है जो अभी सिमी जी ने कवर किया और बिकवाली का ही आइडिया है कोल इंडिया में। यहाँ पर एक काफी दिनों की साइडवेज कंसोलिडेशन जो कि इवेंचुअली एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बिकवाली करके चलने की सलाह है। बट यहाँ पर मैं ऑप्शन की स्ट्रेटजी दूंगा। यहाँ पर 225 के स्ट्राइक की पुट ऑप्शन खरीदारी करके चलेंगे, जो कि अभी ₹5.20, ₹5.10 तक ट्रेड करती है। ₹4.5 तक कोई भी डिप इसमें मिलता है तो पोजीशन को ऐड करके चलेंगे। ₹3.5 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ऊपर में ₹7.50 और ₹8.5 ये दो टारगेट्स के लिए कोल इंडिया की 225 के स्ट्राइक की पुट ऑप्शन में खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। दीप, मेरे को ऐसा लगता है कि जिस तरह का यहाँ पर ब्रेकडाउन है, ये स्टॉक 220, 218 की तरफ जा सकता है और ऐसा होने पे ये 225 की पुट ऑप्शन 7.5 और 8.5 के टारगेट अचीव करती हुई नजर आ सकती है। तो ये है आपके लिए पुट ऑप्शन खरीदने की राय। कोल इंडिया 225 का पुट ऑप खरीद कर चलें, ये राय दे रहे हैं हिमांशु जी। और सिमी जी ने अभी फ्यूचर्स में भी राय दी, तो फ्यूचर्स में बेचना है फ्यूचर्स में बेचिए, पुट खरीदना है पुट खरीदे। कोल इंडिया नीचे जाने की तैयारी में दिख रहा है। जय ठक्कर भी हमारे साथ है तैयार, करते हैं उनका स्वागत कैश का ऑप्शन। स्वागत है जय, गुड आफ्टरनून। थोड़ा बाजार ऊपर से हल्के हुए हैं, कैसे देख रहे हैं आप इस सिचुएशन को और आपकी क्या कॉल है? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप। दीप, यही आसपास थे मॉर्निंग में 620 के आसपास, तब हमने 18,600 का कॉल रिकमेंड किया था। एक अच्छा मोमेंटम देखने मिला वहां पे 113 तक। अब वो तो हो गया, 18,700 तक निफ्टी देखने मिली। पुट ऑप्शन सजेस्ट कर रहा हूं मैं। सो यहाँ पे आप 18,600 का सुबह कॉल दिया था, अब 18,600 का पुट ले लें। ये मिल रहा है ₹50 में। इस यहाँ पे आप स्टॉप लॉस दीप रखिए ₹10 का ना क्लोजिंग बेसिस। क्लोजिंग बेसिस पे ₹10 का रखिए, यानी कि आज तो नहीं बट कल के लिए ही होगा ये जो भी स्टॉप लॉस होगा ना क्लोजिंग बेसिस का। लाइन तक देखना होगा कि यार इस 10 के नीचे बंद हो रहा है कि नहीं। इफ नॉट इसके देन टारगेट से ऊपर में दीप बन रहे हैं। पहला टारगेट इसका बनेगा 97 का एंड सेकेंड टारगेट इज 126 का। सो 97, 126 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदें। निफ्टी का 18,600 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस लेवल्स पर थोड़ा हायर लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। मेरे टारगेट्स 18,700, 750 के थे और ऑलमोस्ट फ्यूचर्स में तो हालांकि दीप वो दोनों ही देखने मिल गए। स्पॉट में 17,000 18,700 तक ऑलमोस्ट देखने मिल चुका है हमें। यहाँ से मुझे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग लग रहा है एट दीज लेवल्स। नॉट मच बट एटलीस्ट 18,500, 450 जो पहले सपोर्ट रेंज था कल का, वो मे भी टेस्ट हो सकता है टिल 18,700 इज नॉट टेकन ऑफ। तो 18,450 तक निफ्टी गिर सकता है, थोड़ा गिरावट के संकेत आ रहे हैं। 18,600 बोला जाए आपने, 18,500? नहीं, 18,600 का पुट ऑप्शन लेना है। फिसल सकता है तो प्रॉफिट बुकिंग हमें 18,500, 450 तक देखने मिल सकती है। ओके, 18,600 का ही पुट खरीदिए, 18,500 का नहीं, 18,600 का ही पुट खरीदना है।
और यहाँ पर आपके टारगेट 97 और 126 के रहेंगे। 18,500 18,450 तक आपको बाजार गिरते हुए दिख सकते हैं, ये वीकनेस के संकेत आ रहे हैं। पीएनबी ऑफ कोर्स आज थोड़ा मोमेंटम लूज करते हुए दिख रहा है। वीकनेस आपको आती हुई दिख रही है इंडसइंड कोल इंडिया, बजाज फिनसर्व की तरफ से। आज मारुति भी थोड़ा कमजोर है, उतना बड़ा कट नहीं है मारुति में, बट थोड़ा ये भी गिरा है। नितिन जी एक बार जरा मारुति का भी चार्ट देखें सर। ओवरऑल पूरे ऑटो और मारुति मारुति में तो इनफैक्ट आप देखेंगे तो लास्ट 12-13 दिनों से करेक्शन चल रही है और अभी फिलहाल स्ट्रेंथ नहीं है। जो इंडेक्स की जो ऊपर की मोमेंटम आई है उसमें मेनली रिलायंस इंडस्ट्रीज या एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसी बैंक इनसे है, बट ऑटो में ओवरऑल वीकनेस है और मारुति मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 8800 की तरफ नीचे आ सकता है। ट्रेंड ऑटो स्टॉक्स में जो भी ऑटो स्टॉक्स हैं या मारुति उसके भी वीक है, तो बाइंग अवॉइड करनी चाहिए और सपोर्ट लेवल करीब 8800 के आसपास बनता है, वहां तक यहाँ से 100-150 पॉइंट की गिरावट आने की संभावना है। तो 100-150 पॉइंट की गिरावट यहाँ पर आपको दिख सकती है, मारुति पर रखें नजर। आई एक बिगुल एक और सुमित जी के लिए, सुमित के सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, सेलिंग स्टॉक ही आया है वापस से एक और एक पकड़ में। कुछ स्टॉक्स में एक अच्छा दबाव देखने को मिल रहा है और बिकवाली देखने को मिल रही है, और ये जो स्टॉक मैं दे रहा हूं ये तो वैसे भी वीक ही था। मार्केट की तेजी में छोटा सा पुल बैक बाउंस बैक दिखाया, लेकिन वापस से वीकनेस है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है फ्यूचर्स के अंदर 833 रुपए, 834 रुपए, 834। स्टॉक का नाम है वोल्टास। वोल्टास के अंदर सेलिंग प्रेशर है। वोल्टास के अंदर आज सुबह से सेलिंग प्रेशर है। कल का लो स्टॉक ने जस्ट अभी ब्रेक कर रहा है और मेरे को लग रहा है कि वोल्टास के अंदर यहां से और दबाव देखने को मिलेगा। फ्यूचर्स के अंदर 10 रुपए ऊपर का स्टॉप लॉस लगाया जो कि 845 का होगा, 845, और यहां से नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 820 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा, 810 रुपए का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। वोल्टास में जो रिसेंट के लो लगे थे वो लो टेस्ट होने के चांसेस है। बिकवाली करें, स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक ही है। 845 के स्टॉप लॉस से 820 रुपए से लेके 810 रुपए तक के टारगेट वोल्टास में 1-2 दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं, तो बिकवाली करें वोल्टास। थोड़ी सेलिंग इंटेंसिटी बढ़ रही है और अब वोल्टास भी रेडार पर है सेल कॉल के लिए। बिगुल जय के लिए जैक का जैकपॉट। बताएं जी। नहीं, बेचना है बीईएल का फ्यूचर्स 106 रुपए 107 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है बीईएल का फ्यूचर्स। इसको बेचना है। यहाँ पे जबरदस्त एक वीकनेस मुझे नजर आ रही है। इनफैक्ट एक अच्छा खासा राउंडिंग पैटर्न फॉर्म हुआ है बीईएल में जी, एंड जो हिसाब से इसके इंडिकेटर्स में एक सेल क्रॉसओवर देखने मिल रहा है। मोमेंटम जरा भी देखने नहीं मिला था ये पूरे बाउंस में। आप देखिए तो अगर 96 रुपीज से लेकर 112 रुपए तक जो बाउंस आया बीईएल में, वो पूरा एक करेक्टिव मूव है और फॉल उसके पहले बहुत ही शार्प देखने मिला है। मुझे ऐसा लग रहा है ये स्टॉक में एक बहुत ही शार्प डिक्लाइन आपको देखने मिल सकती है। पहले जो टारगेट्स इसके बन रहे वो 102 रुपए 60 पैसे के 102.60, एंड सेकंड टारगेट्स हियर विल बी 100। सो 102, 60 और 100 ये तो टारगेट्स के लिए आप बेचिए बीईएल फ्यूचर्स को। ऑन दी अपसाइड आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 109.50 का। सो दीपांशु, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत ही अच्छे फेवर में है शॉर्ट साइड पर, तो ये एक बिकवाली का स्टॉक है जो मेरे ध्यान में है। ओके, तो 109.50 के स्टॉप लॉस के साथ बेचें बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। 102 और 100 रुपए के टारगेट्स यहाँ पर आपको आते हुए दिखेंगे। 18,600 पर बाजार आपको फिसलते हुए दिख रहा है। यहाँ पर ऑलमोस्ट जो ओपनिंग के बाद की रिकवरी आई थी उसी लेवल्स पर आपको बाजार फिसलते हुए दिख रहे हैं। तो आज की लगभग सारी गेंस गिव अप कर दिए हैं। नया रिकॉर्ड ऑफ कोर्स एक बार छुआ था निफ्टी ने, बट थोड़ी ऊपर से बाजार हल्के हुए हैं। 18,600 के आसपास क्लोजिंग के लिए तैयार हो रहे हैं। सुमित जी, एक लूपिन पर राय लेनी थी, वैसे तो सुबह बात करी थी, बट कल जो बाय कॉल दी थी उस टारगेट के ऊपर ही है, होल्ड आउट भी करा है वीक बाजार में इसने। मुनाफा बुक करें या ऐसे इस कॉल को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? देखो दीपांशु, जिन्होंने भी ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से लिया था वो तो प्रॉफिट बुक बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ने जो मूव देना था वो तो दे दिया। नीचे के लेवल से ऑलमोस्ट 30 से 35 रुपए का मूव लुपिन के अंदर देखने को मिला है। अब लुपिन में इमीडिएट ऊपर में हडल 760 765 के आसपास का है। ये लेवल टूटने पे इसमें बड़ा मूव बनेगा। तो अगर कोई रिस्क लेना चाहता है और प्रॉफिट में है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्रॉफिट में लाके होल्ड कर सकता है। बाकी मेरी एक बार सलाह रहेगी कि अब इसके अंदर प्रॉफिट बुक करें, नया कोई स्टॉक ढूंढेंगे फिर उसमें काम कीजिएगा। ओके, नया स्टॉक ढूंढेंगे उसमें काम कीजिएगा। फिलहाल आज तो ढूंढने का काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, क्योंकि अब हम मूव कर रहे हैं क्लोजिंग की तरफ और यूफोरिया है बाजार में।
ग्लोबली अगर आप देखें आउट परफॉर्म करते दिख रहा है निफ्टी, नो डाउट अबाउट दैट। बट हाँ, आज टुवर्ड्स द एंड बाजार थोड़ा हल्के भी हो रहे हैं। एक तो डाउ फ्यूचर्स का सपोर्ट चला गया, सुबह से ही पॉजिटिव थे डाउ फ्यूचर्स, शो की शुरुआत में तो 100 पॉइंट ऊपर थे, अब थोड़ा फिसल कर सपाट हो गए। दूसरा, हमारे बाजार में भी ऊपरी स्तरों से थोड़ी गिरावट आई है क्योंकि ओवरबॉट टेरिटरी में आप आते हुए दिख रहे थे। इंडसइंड बैंक टॉप लूजर, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस में वीकनेस, एचडीएफसी बैंक का सपोर्ट नहीं, टीसीएस, विप्रो वीक थे आज। एशियन पेंट्स, बीपीसीएल, मारुति, यूपीएल, पावर ग्रिड, आइशर, यहाँ पर भी गिरावट है। कोल इंडिया सेकंड बिगेस्ट लूजर रहा, यहाँ पर भी वीकनेस रही। कोटक बैंक, एचडीएफसी लाइफ, अदानी पोर्ट्स, एनटीपीसी, यहाँ पर भी गिरावट थी। बट आज एफएमसीजी शेयरों ने बढ़िया सपोर्ट बाजार को दिया है। एचयूएल टॉप गेनर, 4.5% ऊपर ये काउंटर था। ब्रिटानिया में आपने बढ़िया खरीदारी देखी है। आईटीसी में आपको एक अच्छी मूव आती हुई दिखी। इसके साथ ही मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर, इमामी जैसे काउंटर्स में भी आपको अच्छी खरीदारी दिखी। तो अक्रॉस द बोर्ड आज एफएमसीजी के लिए बढ़िया दिन था। चुनिंदा मेटल स्टॉक्स में भी तेजी थी। हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, यहाँ पर आपने अच्छी खरीदारी देखी। टाइटन ये भी मूवमेंट में था। आईसीआईसीआई बैंक ने होल्ड आउट किया है। सन फार्मा, यहाँ पर भी आपको तेजी दिखी है। अल्ट्राटेक, एसबीआई लाइफ और ग्रासिम, यहाँ पर भी आपको खरीदारी बनती हुई दिखी है। वायदा कारोबार की तरफ आइए। लॉरस लैब्स आज का डिजास्टर था, ऑलमोस्ट 10% नीचे, अभी 9.25% नीचे आपको ये काउंटर बंद होते दिख रहा है। वेदांता 17.5 रुपए का डिविडेंड था, डिविडेंड हटा दीजिए तो स्टॉक एक्चुअली पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हो रहा है। इंडियन होटल्स, इसमें था ब्रेकडाउन, कुणाल जी की सेल कॉल भी थी। टाटा कम्युनिकेशंस, ग्रैन्यूल्स, एबीबी, आईजीएल, एल&टी फाइनेंस, आईडीएफसी लिमिटेड, इंडस टावर्स जहां पर सुमित जी ने सेल कॉल शुरू करी थी, टॉरेंट पावर, सिटी यूनियन बैंक, डेल्टा कॉप, पीएनबी, कोल इंडिया, टीवीएस मोटर्स और डिक्सन टेक, यहां पर आपने वीकनेस बनती हुई देखी। पर बंधन बैंक जबरदस्त मोमेंटम इस पर आया। डाबर एक और एफएमसीजी काउंटर जहां पर बढ़िया खरीदारी रही। लुपिन, दीपक नाइट्राइट, एल्केम लैबोरेटरीज, गेल, इस पर अच्छा एक्शन था। नया गैस प्राइसिंग फॉर्मूला आने की तैयारी में है। जाइडस लाइफ साइंसेज, यहां पर मूवमेंट आपको दिखा। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, आरबीएल बैंक, पिडिलाइट, ये भी कुछ और काउंटर्स थे जहां पर आपने खरीदारी देखी। तो रोटेशन था, स्टॉक्स का मिक्स फिर भी ठीक ठाक ही था जो आपने बाजार में बनते हुए देखा। कैश मार्केट, सुमित जी का न्यू इंडिया एश्योरेंस टारगेट हिट, ऑलमोस्ट 14% ऊपर गया। ग्लैंड फार्मा, प्रमोटर स्टेक सेल की खबर चल रही है, 8% ऊपर ये काउंटर रहा। आईआरएफसी एक और बढ़िया दिन, 5.5% ऊपर। आईआरबी इंफ्रा में अच्छी खरीदारी थी। पेटीएम में बाउंस बैक देखा। गॉडफ्रे फिलिप्स, आईएफएल वेल्थ, ग्राफाइट इंडिया, फिनोलेक्स केबल्स और सीसीएल प्रोडक्ट्स, यहाँ पर अच्छी खरीदारी थी। ऑल कार्गो और एजिस लॉजिस्टिक्स वीक। हाइकिल, रेडिंगटन में आपको गिरावट दिखी। टांडला प्लेटफॉर्म्स, इरकॉन, आरवीएनएल जहां पर सर्किट फिल्टर आज रिवाइज हुआ था। वरुण बेवरेजेस और राइट्स, यहां पर आपको गिरावट बनती हुई दिखी है। प्रोविजनल बेसिस पर 18,600 होल्ड कर रहा है। फाइनल क्लोजिंग में भी निफ्टी होल्ड ही कर लेगा और 43,050 का लेवल बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है। ऊपर से हल्के हुए बट फिर भी माइल्ड पॉजिटिव क्लोज आपको बाजार दे रहा है और 18,600 के ऊपर आपको क्लोजिंग दे रहा है निफ्टी। तो नई रिकॉर्ड क्लोजिंग यहाँ पर आपको निफ्टी पर दिख रही है। अब देख रहे हैं 18,600 के ऊपर पहली बार निफ्टी क्लोज दे रहा है। 43,061 पर आपको बैंक निफ्टी की क्लोजिंग दे रही है। फाइनल फिगर्स आए उससे पहले आपको बता दें कि आज शाम के लिए आपके लिए क्या क्या आयोजन है। अगर आप बुखार में भी एंटीबायोटिक लेते हैं तो सावधान हो जाएं। आईसीएमआर ने एंटीबायोटिक दवाओं को लेकर एक गाइडलाइन जारी की है। इसमें साफ कहा गया है कि गंभीर संक्रमण, निमोनिया जैसी बीमारियों में ही 5 से 8 दिन तक एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। इससे ज़्यादा सेवन से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कम हो जाता है। आज शाम 6 बजे आपकी खबर आपका फ़ायदा में हम इसी पर करेंगे चर्चा, समझेंगे कि आईसीएमआर की गाइडलाइन से क्या मायने हैं, एंटीबायोटिक का बेअसर होना हमारी सेहत के लिए कितना घातक है। चर्चा में होंगे हमारे साथ डॉक्टर सुनीला गर्ग जो कि हैं एडवाइजर आईसीएमआर और प्रेसिडेंट इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, डॉक्टर हेमंत ठक्कर सीनियर फिजिशियन और डॉक्टर जिग्नेश गांधी जो कि हैं सर्जन फोर्टिस हॉस्पिटल के। तो देखना ना भूलें आज शाम 6 बजे एंटीबायोटिक दवा संभल कर जरा। कैसा हो अगर आपको हफ्ते में 4 दिन काम और 3 दिन आराम करने का मौका मिले। ब्रिटेन में 100 कंपनियों ने 4 डे वीक लागू कर दिया है। इंडिया 360 में आपको बताएंगे कि 4 डे वीक करने के पीछे क्या है तर्क और क्यों सभी कंपनियां इसे नहीं अपना रही हैं। 4 दिन काम बाकी आराम। इसके अलावा ट्विटर को लेकर अब इलॉन मस्क
एप्पल से भिड़ गए हैं। मस्क ने आरोप लगाया है कि एप्पल ने ट्विटर ऐप को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने की धमकी दी है। इस विवाद की पूरी डिटेल्स देंगे आपको इंडिया 360 में। मस्क कुक का ट्विटर युद्ध, इंडिया 360 आज शाम 8 बजे। तो यह है आपके लिए कुछ बेहतरीन प्रोग्रामिंग आज शाम की। फाइन क्लोजिंग फिगर 18,600 के ऊपर निफ्टी की क्लोजिंग, नया रिकॉर्ड क्लोजिंग लेवल बन रहा है। 55 पॉइंट ऊपर निफ्टी बंद हुआ है। तो डेज हाई से देखिए तो इतनी बड़ी गिरावट नहीं है जिसके साथ आप क्लोज हो रहे हैं, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखें तो 43,050 के लेवल पर क्लोज हो रहा है। हल्की फुल्की खरीदारी लगातार आप कह सकते हैं। तीसरा दिन कंसोलिडेशन का, जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बट निफ्टी नया इंट्राडे और नया क्लोजिंग हाई जरूर आपको लेकर बंद हो रहा है। सेंसेक्स में भी ऑफकोर्स नया इंट्राडे और क्लोजिंग हाई लगा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सारे मेहमानों का आज हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए। चोपड़ा साहब, नितिन जी, हिमांशु जी, सिमी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल शर्मा, जय ठक्कर, सुमित जी सुबह 8:15 से हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी ढेरों शुक्रिया। कुणाल जी ऑफकोर्स आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर कल सुबह आपसे फिर से होगी मुलाकात और एक नए सेशन, मिडवीक ट्रेडिंग सेशन के साथ।